और बहुत ही ज़्यादा प्यार बच्चों कल की क्लास में आप लोगों ने दिया। मैंने देखा लगभग 76 लगभग 76,000 बच्चों ने उस वीडियो को देखा है। 73,000 उसमें व्यूज दिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना प्यार के लिए, है ना। जल्दी से पहले आ जाओ लाइव जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे। बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 साइंस विषय है ना। साइंस के लिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन जानकर आपको हैरानी होगी, इतने क्वेश्चंस हैं, इतने क्वेश्चंस हैं इसमें, है ना। और इसमें तीन चीज होती है, एक होता है भौतिक विज्ञान, एक जीव विज्ञान और तीसरा रसायन शास्त्र, है ना। भौतिक विज्ञान लिखा है, भौतिकी होना चाहिए था यहाँ, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, संपूर्ण अध्याय समाप्त। ठीक है, प्रयास करेंगे हम लोग कि थोड़ा मेहनत करें, प्रयास करेंगे थोड़ा दम लगाया जाए, जोर लगाया जाए है कि नहीं है। चलो, सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद जीवन में होना बहुत जरूरी है। दूसरा मोटिवेशन है, जिंदगी की राहों में जो मुश्किलों से लड़ा है, जिंदगी की राहों में जो मुश्किलों से लड़ा है, सफलता की रेस में वही आगे खड़ा है। अर्थात बच्चों, मुश्किलें जीवन में आएंगी और हमें मेहनत करना पड़ेगा, पूरा दम भरना पड़ेगा, तब जाकर के चीजें आगे बनेंगी। ठीक है ना। चलो, बहुत तेजी में मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस क्लास को शेयर किया जाए जितना ज्यादा हो सके, है ना। इस क्लास को आप सभी लोग शेयर करें अपने दोस्तों में, भाइयों में, सबके पास इस क्लास को शेयर करें। और मिनिमम लक्ष्य हम लोग रखते हैं कि 5,000 प्लस विद्यार्थी जी आज की क्लास में जुड़ने वाले हैं। ये बच्चों कल हिंदी हो रहा था तो 5,000 से ज्यादा बच्चे जुड़े थे। आज कम से कम 5,000 जुड़ने चाहिए। आप लोग कैसे हैं बताओ एक बार, पहले आप लोग कैसे हो, है ना, जल्दी से, है ना। आप लोग कैसे हैं बच्चों, लिखकर भेजो जल्दी से कमेंट बॉक्स में, है ना। और सब लोग क्लास को शेयर करना, एक भी विद्यार्थी जी ऐसा नहीं होगा जो क्लास को शेयर ना करे, हर विद्यार्थी जी को क्लास को शेयर करना है। संदीप कह रहे सर मैं बहुत अच्छा हूँ। अभिषेक ठीक हूँ। हाँ चलो, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आदित्य, हिमांशु, सूरज कुमार, सौरभ, सब लोग कह रहे हैं गुरुदेव मस्त हूँ ना। हाँ मैं तो बच्चों, मेरे बारे में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं आप कैसे हो सर। हाँ मैं भी ठीक हूँ बच्चों, पर मतलब ठीक मतलब पूरी तरह से भी हुआ नहीं हूँ। लगता है कभी कभी बहुत अच्छा महसूस होता है, कभी नहीं होता है उतना, ठीक है ना। चलो, है ना, ठीक ठाक। यस यस, सब लोग पहले क्लास को शेयर कीजिए मेरे बच्चे। 5,000 कम से कम 5,000 बच्चे क्लास में तो जुड़ने ही चाहिए टेस्ट में, है ना। अब ये बताओ कि मेरे बच्चों, क्या आप अपने लक्ष्य से भटक तो नहीं गए, क्या आपको अपना लक्ष्य याद है ना। देखो, तब तक हम ये नहीं मान सकते हैं कि हम हार गए या जीत गए, तब तक नहीं मान सकते जब तक हमारा परिणाम नहीं आ जाता। इसीलिए कोई अपना मोटिवेशन लेवल कम मत करना ना भाई ना, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, कभी जीवन में तुरंत हार मत मान लेना कि हमसे नहीं हो पाएगा, अभी समय है। ठीक है, एक बार बताओ अपना क्या हाल है, क्या आप लोगों का ड्रीम है बच्चे। यार पोल तो करो संदेश कुछ, है ना, शेर वाला, है ना। जल्दी से बताओ ड्रीम क्या है। गुरुदेव ड्रीम है हमारा 450 प्लस, 450 प्लस ये ड्रीम आपका होना चाहिए। 450 प्लस का ड्रीम हमेशा रहेगा, है ना। ये ड्रीम था, है और रहेगा। ठीक है ना, इससे हम लोग कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब बताइए, आज कौन सा पेपर का एग्जाम हुआ था, आज किस पेपर का एग्जाम हुआ था और आपने पेपर में दिशा का, है ना। आज बच्चों कौन सा पेपर हुआ था, किस विषय का। एक तो पता चला मुझे कि हिंदी तो हुआ ही था, मुझे लग रहा है हिंदी के साथ साथ संस्कृत भी हो गया होगा। ये दो पेपर आज आपके हुए थे, हिंदी और संस्कृत ना। हिंदी तो फिक्स मुझे याद है, आप लोगों को मैंने कल पढ़ाया भी था। यस यस यस, बहुत बढ़िया। हिंदी संस्कृत, अच्छा ठीक है। कैसा रहा पेपर, पेपर कैसा रहा मेरे बच्चे। अपना मार्क्स खुद से दीजिए, ये कॉपी तो चेक होती नहीं है स्कूल में। तो 100% में से आप अपने आप को कितना अंक देना चाहते हैं। जो बच्चे ईमानदारी से एग्जाम देकर आए होंगे वो अपना अपना मार्क्स मुझे बताइए कि 100 में से आप अपने आप को कितना मार्क्स देना चाहते हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, जिगर के टुकड़े, जल्दी बताओ कितना अंक आप अपने आप को देना चाहते हैं आज के पेपर में। यस यस गुरुजी, मैं तो अपने आप को 95 देना चाहती हूँ। देखो नहीं आया 95 बोर्ड में तो फिर बहुत पीटेंगे, बता रहे हैं। हाँ 95 दे रहे हो तो 95 सच में देना है। सर मैं तो अपने आप को, एक बच्चा कह रहा है मैं अपने आप को 20 नंबर दे रहा हूँ। आप फेल हो गए, खुली आंखें फेल हो गए आप।
जबरदस्त गुरुदेव। 80, 90। मेरे बच्चे देखो, अगर आपका सपना 450 का है, 450 का है, ये 90 से कम में तो हो नहीं पाएगा। इसीलिए हर विषय में आपको 90 मार्क्स, कम से कम 90 मार्क्स आना चाहिए। कैसा पेपर था? आप लोग तो हिंदी संस्कृत बुक पढ़े हैं, बुक से क्वेश्चन किस लेवल का था? मेरे बच्चे लेवल बताना, लेवल कैसा था? क्योंकि बात करना बहुत जरूरी है बच्चों। गुरु में और शिष्य में अगर बातें नहीं होगी फिर मजा नहीं आएगा। तो गुरु और शिष्य में बात होना चाहिए। पहले बताओ लेवल कैसा था, है? क्योंकि जब जब गुरु मेहनत करके भेजता है, हार्ड लेवल था, 1 क्लिक करेंगे, मीडियम था, 2 क्लिक करेंगे, और बच्चों अगर नहीं सर ये तो पूरा इजी लेवल का क्वेश्चन था, तो 3 क्लिक करेंगे। बताइए लेवल कैसा था, हार्ड, मॉडरेट या इजी? किस लेवल का था? मॉडरेट था। चलो बहुत हाई लेवल था सर, लो लेवल था। हाँ अच्छा था सर। नहीं बच्चों देखो, क्योंकि हमें क्या लगता है ना, चाणक्य का कहना है बच्चों, उनका कहना है कि जितना पसीना, यानी श्वेत, जितना पसीना बच्चों कर्म भूमि में या फिर अभ्यास करने में बहेगा, उतना ही कम रक्त युद्ध करने में बहेगा। यानी बच्चों जितनी मेहनत हम अपने घर पे करते हैं, जितना हम लोग मेहनत करेंगे, जितना मेहनत हम स्कूल के एग्जाम में करते हैं, उतना ही उतना कम मेहनत बच्चों बोर्ड एग्जाम में करना पड़ेगा। इसलिए मेहनत पूरी कीजिए, जान जी झोंक दीजिए। चलो सब लोग कह रहे हैं, अरे बहुत सारे बच्चे हार्ड भी कह रहे हैं। चलो ठीक है ठीक है। बहुत सर, चाणक्य कौन है? चाणक्य के बारे में नहीं पता है? लगा क्वेश्चन, लग गया संदेश, लग गया, आ गया वहां से। चलो अच्छा, चाणक्य कौन है? कौन कौन जानते हैं चाणक्य को? बताइए जल्दी से बच्चों। इतिहास आप नहीं पढ़े हैं क्या? बताइए। चाणक्य को नहीं जानते हैं बच्चों? आपने चाणक्य को नहीं जानते तो आप अखंड, आपको अच्छे से पता होगा कि चाणक्य, चाणक्य ऐसे गुरु थे जो एक मामूली से लड़के को, एक आम लड़के को जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, उसको अखंड भारत का सम्राट बना दिया था। तो चाणक्य एक गुरु थे, है ना? चाणक्य के बारे में नहीं जानते तो कैसे होगा, है ना? चलिए स्टार्ट करें। तो बच्चों पढ़ाई शुरू की जाए, बताओ जल्दी से, यस और नो। थोड़ा सा बचा है, बस 300-400 बच्चे बचे। एक बार सब लोग शेयर करो फटाफट से, 5000 बच्चे जुड़ जाएंगे। जल्दी से दम लगा दो, पूरा दम लगा दो जल्दी से। यस, जब तक क्वेश्चन आ जाता है चंद्रगुप्त मौर्य, बच्चों धनानंद को मतलब कि मगध से हटा करके वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य को अखंड भारत का सम्राट बनाए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करें। आ जाओ बच्चों। तो क्या ये चैप्टर कैसा है आपका? पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, कैसा है ये चैप्टर आपका? तैयारी है? बहुत पहले फिजिक्स में पहला बच्चों हम लोगों ने यही स्टार्ट किया था, पहला चैप्टर यही स्टार्ट किया था हम लोगों ने, और अप्रॉक्स 2 लाख से भी ज्यादा बार इस वीडियो को यूट्यूब पे देखा गया है। इसका मतलब आपने तो जरूर देखा होगा, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से देखा होगा। पहला सवाल आपके सामने आता है, फर्स्ट, है ना? फर्स्ट पहला क्या लिखा है फर्स्ट में? परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? पहला ऑप्शन दिया है बच्चों, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये निर्धारित होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। सवाल नंबर दूसरा है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। कल के पेपर में अगर सवाल आता है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है, मतलब ये किस तरंग का उदाहरण है? तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कल एग्जाम में अगर आता है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है, तो वह दर्पण कौन सा है? कहीं पर भी वस्तु हो, प्रतिबिंब सीधा बनना चाहिए। बच्चों दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अगर सीधा बनता है तो दर्पण कौन सा है? बच्चों सीधा या तो समतल बनाएगा या तो उत्तल बनाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर चौथा, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है? आपने पढ़ा होगा, किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है? बच्चों सबसे अधिक होती है निर्वात में। कितनी होती है? 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। याद रखेंगे। सवाल नंबर 5 है, प्रकाश की
किरणें गमन करती हैं, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। हर एक सवाल, कोई भी सवाल ना तो एक नंबर से ज्यादा है ना तो एक नंबर से कम है, हर सवाल का नंबर एक है। इसलिए किसी को भी बच्चों कभी भी कम मत समझिएगा। सवाल आपका दुश्मन है और दुश्मन को कमजोर मत समझना है ना। तो प्रकाश की किरणें गमन करती हैं सीधी रेखा पर। अगला है तेल एक कागज होता है। जब किसी कागज में तेल लग जाए तो हम उससे पूरा आर पार तो नहीं देख सकते, पर थोड़ा बहुत आर पार देख सकते हैं। इसलिए हम इसे पार पारदर्शक तो नहीं, अपारदर्शक तो नहीं, लेकिन पारभाषक जरूर कहते हैं। सवाल नंबर, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? बच्चों कई बार बहुत फास्ट में हम लोग ऐसे भी सवाल को गलत कर देते हैं जो इतना आसान होता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा हमेशा वास्तविक होता है। सवाल नंबर 9 आएगा, एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरणपुंज कैसा होगा? ध्यान दीजिएगा, ये नया सवाल है, 2023 में पूछा गया है। शायद आप ये सवाल को पहले गलत किए होंगे। बच्चों याद रखिएगा, ये समतल दर्पण है और अभिसारी किरणपुंज, जो किरणपुंज जैसे पड़ेगा, अभिसारी पड़ेगा तो अभिसारी आंसर होगा, अपसारी पड़ेगा तो अपसारी आंसर होगा। याद रखिएगा, समतल दर्पण में पढ़ने के बाद, परावर्तन के बाद कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए बच्चों क्वेश्चन में कहा गया है अभिसारी किरणपुंज अगर पड़ेगा समतल दर्पण पर तो परावर्तन के बाद कौन सा किरणपुंज मिलेगा? तो अभिसारी ही मिलेगा। समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है? सवाल नंबर 10, समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है? तो बच्चों समतल दर्पण का आवर्धन जो होता है वो पूरा का पूरा 1 होता है। एक विद्यार्थी जी कह रहे हैं 9 नंबर सवाल गलत है। समतल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। ये 100% सही बात है बच्चों, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए। सर 8 नंबर क्वेश्चन गलत है। अच्छा आप बताइए मुझे, क्या आपको लगता है 8 नंबर सवाल गलत है? एक विद्यार्थी जी कह रहे हैं 8 नंबर सवाल गलत है। बच्चों आपने अगर पढ़ा होगा तो देखिए, समतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, ये दोनों में हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक ही बनता है, ठीक है। इसलिए कहीं मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं है। 11वां नंबर सवाल आता है, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा? पता है आपको कि जब भी लंबवत आपतित होती है तो प्यारे बच्चों हमने पढ़ा था लंबवत का मतलब होता है 0 डिग्री, ठीक है ना। 0 डिग्री, 0 डिग्री, ठीक है ना। इस टॉपिक से हमारा 11 सवाल पूछा गया है, सिर्फ इस टॉपिक से। टॉपिक का नाम क्या था? टॉपिक का नाम था विद्यार्थी जी, टॉपिक का नाम था विद्यार्थी जी प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन टॉपिक से, चैप्टर की बात नहीं कर रहे हैं, प्रकाश के परावर्तन के टॉपिक से 11 सवाल पूछे गए हैं। एक बार आप सभी लोग हमारे 11 सवाल में से आप बताएं मुझे कि आपका स्कोर क्या रहा 11 में से। प्लीज एक बार अपना स्कोर बताइए। और 5000 लाइव के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको 5000 लाइव के लिए। एक बार मैं पोल करवा लेता हूं जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि आप लोग कितने अच्छे आंसर फटाफट दे रहे हैं। विद्यार्थी जी, है ना। अरे क्या हो गया मुझे, पर ये, हाँ एक बार मैं पोल करवा लेता हूं आप लोगों से, लीजिए, ठीक है ना। एक पोल हो रहा है आप लोगों से, है ना। क्वेश्चन है बच्चों, कितना सही हुआ, ठीक है ना। ऑप्शन दिया गया है 10, 11, 9। लीजिए पोल कीजिए प्लीज, एक बार पोल कीजिए ताकि मैं इस बात को समझ पाऊं कि कितने बच्चे पोल कर रहे हैं। जल्दी से एक बार, जल्दी जल्दी सब लोग पोल करेंगे, 1 मिनट के अंदर पोल करेंगे सब लोग। आपका कितना सही हुआ? कितना? 8 नंबर? नहीं सर 8 नंबर गलत है, गलत बोले थे। नहीं सर आप 8 नंबर में गलत बोले थे। अच्छा गलत बोल दिए थे, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। ओहो अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हो, अच्छा हम बोल दिए थे गलत। चलिए बच्चों 5200 बच्चे लाइव हैं, जिसमें पोल कितना आ रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। पोल कितना आ रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। जल्दी जल्दी पोल करेंगे सब लोग, जल्दी जल्दी।
चलिए, तो प्यारे बच्चों पोल की जो है हम देख रहे हैं 5000 के आसपास 1 मिनट में, जस्ट में 4400 है। बहुत बढ़िया, सब लोग पोल करेंगे बच्चों। हमसे मिस्टेक हो गया था, क्षमा चाहते हैं, क्षमा प्रार्थी हैं बच्चों। यस, चलो एक बात बताओ जल्दी से, अब पोल कितना हुआ? अब बताओ पोल कितना हुआ? चलिए बच्चों, 5300 बच्चे लाइव है, 5300 बच्चे लाइव है, 5300 बच्चे लाइव है, और अप्रॉक्स पोल लगभग 5000 है। इसका मतलब 300 बच्चे पोल नहीं कर रहे हैं। आप लोग पोल कीजिए, हम आप लोगों को कहेंगे सब लोग पोल कीजिए, सब लोग पोल कीजिए, सब लोग पोल कीजिए। आइए, शुरू होता है गोलीय दर्पण। बच्चों, गोलीय दर्पण से जो भी सवाल पूछा गया होगा प्रयास कीजिएगा सही जवाब देने का। आइए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल पूछा गया है आपसे, गोलीय दर्पण के फोकसांतर यानी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? दोनों में संबंध आपको मालूम है कि आर बराबर होता है 2f, यानी आर जो है एफ का 2 गुना होता है। बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं। सवाल नंबर दूसरा आता है, किसी बिंब का अवतल दर्पण, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना आभासी सीधा तथा बड़ा पाया गया प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? अवतल दर्पण में अगर बड़ा प्रतिबिंब बना है तो मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से पता है कि वस्तु कहाँ होगा, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। सवाल नंबर तीसरा है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है बच्चों? कल्पना हमेशा सीधी होती है। मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, ट्रिक मैं बता देता हूं, याद रखना। क्या याद रखना? कल्पना हमेशा सीधी होती है। आपको अगर मैं कहूंगा बच्चों आप कल्पना करो, आप बोलोगे सर मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं राष्ट्रपति बन जाऊं, ये कल्पना है, पर होता उल्टा है। घर में मम्मी के हाथ से मार खाते हैं, मम्मी ऐसे ऐसे पीटती होगी, तो कल्पना हमेशा सीधी होती है। जबकि वास्तविक में क्या होता है बच्चों? गुरुजी वास्तविक में तो उल्टा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग करते हैं? जो माइक्रोस्कोप होता है बच्चों, हम लोग उसमें किसका उपयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजामत के लिए, हजामत मतलब आप समझते होंगे, हजामत में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। जो लाइट हम लोग यूज करते हैं सर्च लाइट, उसमें परावर्तक सतह अवतल का होता है। अगला है, दंत विशेषज्ञ किसका प्रयोग करते हैं? तो दांत के डॉक्टर भी अवतल का प्रयोग करते हैं बच्चों। अगला है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या ज्ञात होना चाहिए? तो बीच की, पर्दे और दर्पण के बीच की दूरी, दर्पण और बिंब के बीच की दूरी, दोनों हमें प्राप्त होना चाहिए बच्चों। सवाल नंबर अगला है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? अगर m माइनस में हो जाए तो बताइए कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? बच्चों हमने आपको 10 बार पढ़ाया होगा कि m अगर प्लस में आ रहा है तो समझो प्रतिबिंब काल्पनिक बना है, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। और बच्चों अगर m माइनस में आ रहा है तो समझो वास्तविक बना है, और वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। तो माइनस का मतलब क्या होता है बच्चों? कि वास्तविक बना है और उल्टा बना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, पोल चेंज कर देना संदेश, पोल चेंज कर दीजिए, पोल नहीं करना है, चेंज करना है। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है? वक्रता त्रिज्या 32 है बच्चों। फोकस दूरी कितनी होगी? सर फोकस दूरी 16 हो जाएगा, आधा होता है। किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य के रूप में होता है? पश्च दृश्य का मतलब होता है पीछे देखने के लिए हम लोग, है ना, है ना, हम बच्चों पीछे देखने के लिए हम लोग किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो पीछे देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखी गए बिंब की दूरी ली जाती है। दर्पण के सामने, बच्चों आपको पता है कि ये दर्पण है, और दर्पण के सामने अगर हम वस्तु को रखते हैं, सामने रखते हैं, तो हमेशा नेगेटिव होता है, दर्पण के पीछे पॉजिटिव होता है। ये सब आपके बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का मतलब होता है बच्चा वाला क्वेश्चन है, तो बच्चों हमेशा हम ऋणात्मक लिखेंगे। सवाल अगला आता है, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? क्या ये छोटा सवाल भी आपको बताना पड़ेगा
किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? क्या ये छोटा सवाल आपको बताना पड़ेगा? नहीं गुरुदेव। उत्तल की। अगला है, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त होता है। अग्रदीप मतलब हेडलाइट में। कार के हेडलाइट में आप कार देखे होंगे, इस तरह का कार का डिजाइन होता है आगे का, यहां पर लगा होता है हेडलाइट में अवतल दर्पण लगा होता है। अगला सवाल है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। बच्चों, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा अनंत होती है, याद रखेंगे। अगला, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि समान आकार का प्रतिबिंब बने? बच्चों, समान आकार का प्रतिबिंब हम लोग बहुत बार प्रैक्टिस किए हैं, एक गलती भी मत करना। समान आकार का प्रतिबिंब कहां पर पढ़ाए थे हम? तो वक्रता केंद्र पर। अगला सवाल है, दाढ़ी बनाने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल का प्रयोग होता है। किसी, हाँ, दोनों में संबंध बताना है, क्या है? तो बच्चों, पता है ना आपको कि R बराबर 2F, ये हमारा संबंध होता है, R बराबर 2F। देखिए, बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जिसका जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं बहुत जल्दी में, क्योंकि हम जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं। बच्चों प्लीज बताइए, क्या स्पीड ठीक है? बताओ, स्पीड ठीक है? स्पीड ठीक है, बोलो हाँ या ना। स्पीड ठीक है, बोलो। क्योंकि अगर हम बहुत स्लो पढ़ेंगे तो हम लोग कम ही क्वेश्चन को पढ़ पाएंगे, है ना। बहुत स्लो पढ़ेंगे तो हम लोग कम क्वेश्चन को पढ़ पाएंगे, इसीलिए मैं स्पीड पढ़ा रहा हूं। अगर आप लोग बोलेंगे नहीं गुरुदेव स्पीड स्लो कर दो, तो हम स्लो कर देंगे। ठीक है, बताओ जल्दी से, स्पीड ठीक है बताओ। यस गुरुदेव, ठीक है ना। तो बच्चों, इसलिए स्पीड ठीक है क्योंकि प्रश्न भी बहुत आसान आसान है, और आसान प्रश्नों में ज्यादा समय हमें नहीं देना चाहिए, है ना। अगर आप इतने स्पीड नहीं सोच पाएंगे तो समझिए बोर्ड परीक्षा में मैथ का क्वेश्चन 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1.5 घंटे में कैसे सॉल्व करेंगे आप? ठीक है ना। तो स्पीड को तो बढ़ाना ही पड़ेगा, स्पीड तो बढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए आप लोग एक बार क्लास को सब लोग लाइक कर दीजिए बच्चों, सब लोग एक बार क्लास को पसंद कर दीजिए जल्दी से। यस गुरुदेव, हमने पसंद किया। सब लोग एक बार क्लास को पसंद कर दीजिए, और एक बार सब लोग शेयर भी कर दीजिए अपने अपने दोस्तों में, है ना। सब लोग शेयर कर दीजिए। आज भी आप लोगों ने 5500 बच्चे जुड़ करके मुझे बहुत खुशी दी, है ना। लगा मुझे कि बच्चे मेरा कितना इंतजार करते हैं। सवाल नंबर 19 आता है, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वो सीधा होता है, हासित मतलब छोटा, सीधा भी है और छोटा भी है। देखिए, हमेशा याद रखिएगा, समतल दर्पण समान आकार का, उत्तल दर्पण छोटा आकार का, अवतल दर्पण सभी आकार का प्रतिबिंब बना सकता है। अगला आता है, किस दर्पण में हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है? बच्चों, छोटा तो पढ़े होंगे आप, उत्तल में बनता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल की हमेशा ऋणात्मक होती है, उत्तल की धनात्मक होती है, और समतल की आप बताएंगे बच्चों समतल की कैसी होती है। सवाल नंबर आता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? कम से कम 10 बार आप पढ़ चुके होंगे, ये द्वारक कहलाता है। अगला है, दर्पण सूत्र क्या है? अगर प्लस में हो तो दर्पण, माइनस में हो तो लेंस। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अगला है बच्चों, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? बच्चों, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 है, कहने का मतलब यह है कि 20 का मतलब यह है कि प्लस में 20 सेंटीमीटर है। बच्चों, अगर प्लस में है तो उत्तल होगा, ये सबको मालूम है। अगला क्वेश्चन लिखा गया है, किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। किस दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है? बच्चों, अवतल की नेगेटिव होती है। गलती मत करना, कितना भी मैं फास्ट कर दूं, कितना भी फास्ट कर दूं, अपने ध्यान को, अपने नेत्र को, अपने इंद्रियों को पूरा ध्यान क्वेश्चन पर दीजिए। कितना भी फास्ट अगर सर कर दे क्वेश्चन, फिर भी एक मिस्टेक नहीं होना चाहिए। यही आपकी बच्चों मेन परीक्षा है, यही आपकी मेन परीक्षा है। जो आप स्कूल में देकर आए उस परीक्षा को भूलिए, अभी जो मैं पूछ रहा हूं ये आपकी मेन परीक्षा है। कितना भी फास्ट मैं कर दूं, एक सवाल का उत्तर मन में ही देना, क्योंकि मुझे पता है कि 50% बच्चे कमेंट बॉक्स नहीं लिखते हैं, 50 नहीं 80% बच्चे सिर्फ मन में उत्तर दे रहे हैं, और मन में भी बच्चों गलत उत्तर नहीं आना चाहिए।
मन में भी गलत उत्तर नहीं आना चाहिए, विचार भी गलत नहीं होने चाहिए एक भी। सवाल क्या लिखा है? अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? बच्चों, आवर्धित मतलब होता है बड़ा, और अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब तब बनता है जब हम ध्रुव और फोकस के बीच हों। फोकस और ध्रुव के बीच हों। अगला, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा सकता है किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? माफ कीजिएगा, आभासी प्रतिबिंब किससे मिलता है? आभासी मतलब होता है काल्पनिक। काल्पनिक हमें सबसे मिल सकता है बच्चों, डी नंबर ऑप्शन, है ना। हमेशा वाली बात नहीं है, पूछा गया है कि मिल सकता है, आप हमेशा सजग रहें, सचेत रहें, है ना। समतल से भी मिल सकता है, उत्तल से भी मिल सकता है, अवतल से भी मिल सकता है, ठीक है ना। मिल सकता है, ये सवाल पूछा है आपसे। फोकस दूरी 20 है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? आपको पता है कि वक्रता त्रिज्या मने होता है r और फोकस दूरी मतलब f। तो बच्चों, 2 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 40 हो जाएगा। आंख, नाक, गला का जांच करने के लिए डॉक्टर किसका प्रयोग करते हैं? 2024 का सवाल है। इस बार बच्चों इस बार पूछा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा, इस बार सवाल पूछा गया है आपसे 2024 में। आपके बड़े भैया ने दिया होगा एग्जाम में कि आंख, नाक, गला का जांच करने के लिए डॉक्टर अवतल का प्रयोग करते हैं। इस बार यह सवाल पूछा है उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या है? मैक्सिमम उत्तल दर्पण में कितना आ सकता है बच्चों? उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो मैक्सिमम जब वस्तु को सी पर रखा जाएगा तो बराबर आएगा, नहीं तो हमेशा छोटा छोटा ही आता है। तो बच्चों, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? एक सेकंड, जब वस्तु को हम F पर रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, छोटा, बड़ा, क्या लगता है आपको? क्या लगता है बच्चों, बताओ तो इसका आंसर। मैं भी एक बार देखना चाहूंगा इसका उत्तर, कहीं अगर मुझसे भूल हो गई तो मेरे सभी बच्चों का एक एक नंबर कट जाएगा, है ना। तो मैं भूल तो नहीं करना चाहूंगा, ठीक है। सही उत्तर बच्चों इसका सी है, महत्तम वैल्यू 2 हो सकता है, 2 गुणे तक हो सकता है बच्चों महत्तम वैल्यू, सॉरी क्षमा चाहिए। अच्छा, यहाँ ऑप्शन भी गलत दिया है। सी नहीं बच्चों, महत्तम 2 नहीं होगा, 1/2 होगा, 1/2 बच्चों, ऑप्शन गलत है। महत्तम बराबर नहीं होता है, माफ कीजिएगा। महत्तम आवर्धन जो है 1/2 होता है, एम का मान 1/2 होता है, 1/2 होता है, याद रखिएगा, है ना, कि महत्तम जो है हमारा आवर्धन 1/2 होता है। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? अवतल लेंस, नाम में अवतल लेंस हमेशा, है ना, छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा होता है। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब छोटा होता है। नेक्स्ट है, यदि अवतल दर्पण का निचला भाग आधा टूट जाए, यदि अवतल का निचला भाग आधा टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, ये हमारा अवतल दर्पण है। अब ये कह रहे हैं कि इसका निचला भाग यहां से ये टूट जाए, ये टूट जाए तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तब बच्चों प्रतिबिंब कैसा बनेगा? निचला भाग आधा टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो उसका उचित उत्तर है, सही उत्तर है कि प्रतिबिंब कम तीव्र बनेगा, है ना, है ना। प्रतिबिंब कम तीव्र बनेगा, यानी अच्छा धुंधला प्रतिबिंब आएगा, अच्छे से नहीं आएगा, ठीक है ना। तो लिखना कम तीव्र बनेगा। अगर निचला भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो कम तीव्र बनेगा। 31 नंबर सवाल एक बच्चा पूछ रहा है, अवतल लेंस, ओहो, ये लेंस का क्वेश्चन यहाँ कैसे आ गया भाई? हमने तो दर्पण समझ लिया। देखो सॉरी बच्चों, अवतल लेंस पूछा है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब छोटा बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है, इनमें से सभी उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 31 नंबर सवाल को देखेंगे कृपया करके, वहां पर दर्पण नहीं लेंस लिखा हुआ है, मैंने इसे दर्पण पढ़ लिया था, लेंस लिखा हुआ है। सवाल अगला पूछा है, फोकस दूरी 10 सीएम के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु का मान क्या होगा? बच्चों ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है फोकस दूरी 10 सीएम के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा, यानी एम का मान धनात्मक होगा। बच्चों धनात्मक तभी हो सकता है जब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बने,
धनात्मक m तभी हो सकता है जब वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनेगा, है ना, m, है ना। धनात्मक तभी हो सकता है जब वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनेगा। ये पोल है और ये f है, तो वस्तु का प्रतिबिंब यहां रखने से बच्चों सीधा बनेगा पीछे, है ना, यहां रखने से ये चीज हो पाएगा, ठीक है, यहां रखने से हो पाएगा। तो कहने का मतलब है कि वस्तु को ध्यान रखिएगा, फोकस दूरी 10 cm के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान क्या होगा बच्चों, फोकस और ध्रुव के बीच में, यानी कि इससे कम, आगे नहीं, 10 सेंटीमीटर से अधिक नहीं, अधिक आने पर कभी नहीं बनेगा, अधिक होने पर नहीं बनेगा 20 से अधिक नहीं बनेगा, 10 से कम। जब बच्चों फोकस और ध्रुव के बीच, जब फोकस और ध्रुव के बीच, जब फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु को रखा जाएगा तभी हमारा धनात्मक आवर्धन मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिल सकता है। समझ गए? चलिए हाँ, नेक्स्ट अगला सवाल पूछा गया है बच्चों, रुक जाओ। फोकस से ध्रुव की ओर आने वाले अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है? अगर हम फोकस से ध्रुव की ओर आते हैं तो आवर्धन का मान क्या होगा? बच्चों समझने का प्रयास कीजिए। ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा ध्रुव है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा ध्रुव है, ये हमारा फोकस है। फोकस से हम ध्रुव की ओर जाएंगे तो हमारा प्रतिबिंब और बड़ा बनता जाएगा, तो अर्थात हमारा आवर्धन बढ़ेगा। अर्थात बच्चों आवर्धन क्या होगा? बढ़ेगा। कब पूछा गया है? जरा देखो 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 बच्चों, कब पूछा गया है? 2024 का। तो कितना मजा आता है ना 2024 को देखकर। एक और सवाल है 2024 का, जिसको देखने के बाद आप कहेंगे गुरुजी क्या खतरनाक क्वेश्चन है। पर ये क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, चींटी की गति किस दिशा में है? बताइए। 2024 में पूछा है, कितने बुद्धि से क्वेश्चन को सेट किया गया है। कहते हैं कि एक अवतल दर्पण के आवर्धन, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर, यहां पर क्या चल रही है? चींटी चल रही है, चींटी चल रही है, और कहते हैं कि चींटी का जो प्रतिबिंब है वो सीधा है। बच्चों सीधा प्रतिबिंब तभी बनेगा बच्चों जब हमारा फोकस और ध्रुव के बीच में चींटी होगी। यानी कि चींटी का स्थान हमने पता कर लिया कि चींटी तो यहां पर है, अब आगे है तथा बढ़ता जा रहा है, तो चींटी की गति किस दिशा में है? तो आप कह सकते हैं गुरुदेव चींटी तो बढ़ते बढ़ते, चींटी तो बढ़ते 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 ध्रुव की ओर जा रहा है। तो आंसर बताओ बच्चों क्या होगा? फोकस से वक्रता केंद्र की दिशा गलत है, ये उल्टी दिशा बता रहे हैं आप। फोकस से ध्रुव की दिशा एकदम सही है, ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों दूसरा जो हमारा टॉपिक था इसको हम लोगों ने सफल रूप से पार कर लिया। कृपया आप बताने का प्रयास करें, जो टॉपिक था हमारा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण टॉपिक से 35 में से आपने कितना सही किया? 35, लो मैं तब चेंज करूँ ना, 35 में से आपने कितना सही किया? ये है क्या? बरा कर दिया ना। चलिए, विद्यार्थी जी कह रहे हैं कि सर हमने 35 में 35 सही किया। सर आपके रहते हुए कोई गलती कैसे हो सकती है? वाह इतना प्रेम है गुरुदेव से। हाँ सच बात है बच्चों, अपने गुरु के प्रति चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, कहीं भी पढ़ते हो, इतना विश्वास तो होना चाहिए। तभी बच्चों मजा आता है, जब आप इतना विश्वास करते हैं, विश्वास करके पढ़ते हैं। चाहे आप डॉक्टर के पास जाएं तो आपको विश्वास करना पड़ता है कि इस डॉक्टर से हम ठीक हो जाएंगे, है ना। चलिए थोड़ा मैं क्वेश्चन को ऐड कर रहा हूं, है ना, मैं क्वेश्चन को ऐड कर रहा हूं। सर मुझे कोचिंग से निकाल दिया गया है। अरे कोई दिक्कत नहीं है ना। हो सकता है आपने कुछ गलत किया होगा, लड़ाई झगड़े कर लिए होंगे दोस्त में, हो गया। चलिए आइए बच्चों शुरू करते हैं, है ना। हमारा स्टार्ट होगा कहाँ से? टॉपिक कहाँ था? टॉपिक हमारा शुरू होगा अब प्रकाश के अपवर्तन से। नहीं, ये हो गया चींटी वाला ना। चलिए अब बच्चों हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश गलत लिखा गया है इसमें, है ना, प्रकाश तालब सा होता है। प्रकाश का अपवर्तन, तो बताइए कैसा है आपका ये टॉपिक?
कितना विश्वास है आपको इस टॉपिक पर, कितना विश्वास है बताइए, अपने ऊपर कितना विश्वास है आपको? 100% में से आपको खुद के ऊपर कितना विश्वास है इस चैप्टर को लेकर, अपवर्तन को लेकर आपके अंदर कितना विश्वास है? क्योंकि बच्चों अगर आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो दूसरे लोग आप पर कितना विश्वास कर पाएंगे? पहले खुद पर विश्वास करना सीखिए। बहुत अच्छा विश्वास है गुरुजी। हाँ चलिए तो देखते हैं आपको अपने ऊपर कितना विश्वास है और वो विश्वास सही में है या भ्रम पाल रखे हैं आप। क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है? लेंस के सामने, वहां दर्पण पढ़ रहे थे, यहां लेंस पढ़ेंगे। तो बच्चों एक सवाल यहां पर है समान आकार का, जब समान आकार की बात होती है तो हम कहते हैं वक्रता केंद्र पर। सवाल नंबर दूसरा, एक उत्तल लेंस कैसा होता है? अगर आपको ज्ञात होगा तो उत्तल लेंस इस तरह का होता है बच्चों, अर्थात इसका बीच मोटा होता है और किनारा बहुत पतला होता है। तो सवाल पूछा गया है एक उत्तल लेंस कैसा होता है? एक उत्तल लेंस सभी जगह समान गलत बात है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। सवाल नंबर तीसरा आ रहा है, सवाल है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब मिलते हैं? दर्पण एक अलग चीज है, लेंस अलग है। तो दर्पण में क्या होता है, जब काल्पनिक की बात होती है तो वहां उत्तल समतल सामने आता है, पर लेंस में जस्ट उल्टा होता है। किस दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब है तो वहां उत्तल का नाम और समतल का नाम लेते हैं, पर जब यहाँ लेंस की बात हो तो लेंस में हम लोग अवतल को। अगला सवाल है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? ये एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का मात्रक है और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? आसान सवाल है, ऑप्शन को थोड़ा सा समझिएगा, ये गलत हो गया टाइपिंग, मतलब 3 × 10⁸ है वो। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 है, इसकी क्षमता कितनी होगी? है ना, इसकी क्षमता कितनी होगी? है ना बच्चों, आपको पता है ना कि एफ हमें निकालना है तो हमें 100 में से 20 से भाग करना पड़ेगा। तो 20 पंजे 100, उत्तल है तो पॉजिटिव, उत्तल है तो पॉजिटिव, +5 डायोप्टर। नेक्स्ट है, कौन सा लेंस अपसारी कहलाता है? बच्चों मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया था कि अपसारी और अभिसारी में, है ना कि अपसारी जो है अप, है ना, ध्यान देना, अपसारी, अपसारी मतलब बड़ा है यानी अवतल होगा, अवतल अपसारी में, और अभिसारी में उत्तल होता है। आंसर लिखेंगे, आंसर लिखेंगे अवतल लेंस। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, निम्न में से किस माध्यम से प्रकाश की चाल अधिक होती है? प्रकाश की चाल किस माध्यम से अधिक होती है, यानी किस माध्यम में अधिक होती है? तो यहां ऑप्शन होगा हवा का। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? अपवर्तनांक आपको पता होगा, हम लोग पढ़े थे एक बार कि अपवर्तनांक सबसे अधिक हीरा का होता है, और वो भी कितना होता है बच्चों? 2.42 होता है। और इस संसार का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? आपको पता है, जब बच्चों हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, जब पहली बार सेलुकस ने, जब पहली बार सेलुकस जब पाटलिपुत्र आए थे यानी मगध आए थे, तो उन्हें एक बहुत बड़ा हीरा मिला था, और उस हीरे के बारे में जब उन्होंने पूछा था जोहड़ी से, तो उन्होंने बताया था कि गुरुदेव ये हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। तो सबसे कठोर पदार्थ क्या है बच्चों? हीरा है। सवाल नंबर 10 है सवाल नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन लेंस आवर्धन आवर्धन है? हाँ, आवर्धन का फार्मूला कौन सा है? तो लेंस आवर्धन का फार्मूला होता है V/U, है ना, V/U, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। अगर आप देखेंगे तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है बच्चों, उससे थोड़ा कम वायु में होता है। क्या आप समझते हैं निर्वात क्या होता है? निर्वात मतलब जहां, है ना, निर्वात मतलब बच्चों जहां वायु भी ना हो, बिल्कुल रिक्त स्थान, बिल्कुल खुला स्थान, तो वायु कम होती है। अगला सवाल है बच्चों, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। बच्चों आपको पता है ना कि वायु में ज्यादा, फिर जल में कम, और मतलब विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई पड़ता है, क्या कारण है बच्चों बताइए? तालाब का जल
कम गहरा दिखाई पड़ता है, इसका कारण क्या होता है? तालाब का जल कम गहरा दिखाई देना, या मछली का उभरा प्रतीत होना, सिक्का का मोटा दिखाई पड़ना, या छड़ी का टेढ़ा मेढ़ा दिखाई पड़ना, ये सब कारण है प्रकाश के अपवर्तन का। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, लेंस के मुख्य फोकस होते हैं। सबसे हल्का सवाल है, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। अगला सवाल है, अवतल लेंस का आवर्धन कैसा होता है? बच्चों, आवर्धन V/U होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? देखो, 2 साल लगातार बिहार बोर्ड ने इस प्रश्न पर विश्वास दिखाया है। उन्हें लगा है कि हम बिहार बोर्ड के बच्चों को भ्रमित कर सकते हैं, बिहार बोर्ड के बच्चों को इस क्वेश्चन में फंसा सकते हैं। तो बच्चों, अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो लेंस बनाने में हम लोग किसी भी हाल में मिट्टी का कोई भी उपयोग नहीं करते हैं। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु कहाँ रहती है? उत्तल लेंस में बच्चों, आपको याद होगा, ये हमारे पास उत्तल लेंस है और ये हमारा इस तरह से दिया गया है। ये हमारा, मान लीजिए कि प्रकाश से केंद्र है और ये हमारा फोकस है। तो इसके बीच में जब वस्तु को रखते हैं तभी हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। अर्थात बच्चों, फोकस और लेंस के बीच में, फोकस और लेंस के बीच में। सवाल अगला है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? बच्चों, मैंने बोला था दर्पण से लेंस उल्टा होता है। दर्पण में ये काम अवतल दर्पण का है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाना। लेंस में ये काम उत्तल लेंस का है। दर्पण अवतल, लेंस उत्तल। दर्पण उत्तल तो लेंस अवतल, जस्ट उल्टा। ठीक है ना? तो बच्चों, हम लिखेंगे कि प्रतिबिंब कौन बना सकता है? वास्तविक उत्तल लेंस। नेक्स्ट है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है, हम उसे क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक लेंस है, अब यहां से एक वस्तु बिंदु है, ये वस्तु की बिंदु है, यहां से निकलकर अब ये यहां मिलता है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? आपको बहुत अच्छे से ज्ञात है कि इसे हम लोग कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम लोग फोकस कहते हैं। जहां जाकर मिलता है हम उन्हें फोकस कहते हैं। सवाल अगला है, फोटोग्राफी कैमरा में अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा में जो लेंस लगा होता है वो कौन सा होता है? कैमरा जो बहुत जूम कर दे। आपने सुना होगा बच्चों, फोन बहुत जूम करता है, ठीक है ना? और जूम सिस्टम कहाँ होता है? जूम होता है उत्तल लेंस में। अगला क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण द्वारा किसी गोलीय दर्पण तथा पतले लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 है। तो बताइए दर्पण कौन सा है और लेंस कौन सा है? एक दर्पण है हमारे हाथ में और एक लेंस है। देखो बच्चों, अपने अंतर मन से देखो, एक दर्पण है, एक लेंस है। इसकी फोकस दूरी -15, इसकी फोकस दूरी -15। तो बताओ बच्चों कि ये कौन सा दर्पण है, कौन सा लेंस है? गुरुजी, माइनस में है मतलब दर्पण भी अवतल है, और माइनस में है मतलब लेंस भी अवतल है, दोनों अवतल है। ठीक है ना? दोनों अवतल हैं। अगला सवाल आपके सामने आता है, शब्दकोश के छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए समझो, जब भी आपको छोटा अक्षर पढ़ना हो, समझो आपको जूम करना पड़ेगा, जूम करना पड़ेगा, जूम करना पड़ेगा। जूम मतलब है उत्तल। अब जितना फोकस कम होगा उतनी क्षमता, उतनी क्लैरिटी मिलेगी, उतनी साफ साफ दिखेगा, तो बच्चों उत्तल होगा। तो अवतल वाले को तो कहो भैया आपके बस की बात नहीं है। और दोनों की क्षमता, दोनों की फोकस दूरी देखो, जिसका फोकस कम उसकी क्लैरिटी उतनी ज्यादा। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रकाश की चाल न्यूनतम किस में है? सबसे कम यहां पर तो मुझे कांच में लग रहा है, सबसे कम है। अगला, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 है और भीतरी त्रिज्या 19.8 है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? अगर हम दो लगा देते हैं, एक गोलीय कवच है एक और लगा देते हैं, तब ये उत्तल लेंस, माफ कीजिएगा, अवतल लेंस बन जाता है। जब भी हम लोग दो गोलीय कवच को जोड़ते हैं ये अवतल की तरह व्यवहार करेगा। याद कर लीजिएगा, ये अवतल लेंस की भांति काम करेगा। याद कर लीजिए, फिर से याद कर लीजिए, 2022 का सवाल है कि अगर एक एक हमारा 20 सेंटीमीटर और 19.8 सेंटीमीटर दो कवच लगाते हैं,
शीशे का मतलब इसका लेंस का, तो वो गोलीय की लेंस की तरह काम करेगा। निम्नलिखित में से किस लेंस की ना निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? आप देख करके दंग रह जाएंगे। ये सवाल 2024 में, सवाल 2020 में, 2022 में पूछा है, तो बहुत हद तक संभावना बनती है कि 25 में भी ये क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस लेंस की सॉरी निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? डायऑप्टर होता है लेंस की क्षमता का मात्रक। अगला सवाल है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है? बच्चों, मैंने बताया था कि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, जैसे एक शिक्षक की कोई जाति नहीं होती है। क्या शिक्षक की कोई जाति होती है बच्चों, बताओ? क्या शिक्षक की कोई जाति या कोई धर्म होता है? नहीं बच्चों, शिक्षक शिक्षक होते हैं, वो बच्चों को पढ़ाते हैं। उसी प्रकार से अगर हम देखें तो लेंस की जो आवर्धन का ऐसा ही मात्रक है बच्चों, ये क्या होता है? इसका कोई मात्रक नहीं होता है, जैसे शिक्षक की कोई जाति कोई धर्म नहीं होता है। अगला सवाल है बच्चों, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? म्यू बराबर, अपवर्तनांक का मान क्या होता है? म्यू बराबर क्या होता है? म्यू बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर। साइन आई बटा साइन आर। प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने हैं? अपवर्तन के नियम भी 2 हैं। लेंस की क्षमता का SI मात्रा क्या है? तो डाईऑप्टर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरे का अपवर्तनांक होता है बच्चों 2.42, 2.42 है ना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? देखिए 2022, 2023 है ना, 2019, तो बहुत संभावना है 25 में भी सवाल आएगा। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? आपने पढ़ा है कि लेंस है उत्तल। अगला सवाल है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरणें क्या करती हैं, बताओ? विरल माध्यम मतलब जहां विरल, जब भी पता है आपको कि हवा है ऊपर में नीचे जल है, तो विरल से जब आती है तो जब वो सघन में आएगी तो अभिलंब की तरफ मुड़ेगी, क्योंकि नीचे घना चीज है, नीचे की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो जब भी विरल से सघन माध्यम में आएगा तो अभिलंब की तरफ मुड़ेगी, अभिलंब की तरफ, चुई चाई है ना, अभिलंब की तरफ मुड़ेगी, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। अगला सवाल है, चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। धनात्मक फोकस दूरी किसकी होती है? उत्तल लेंस की। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होगा? अब यहां बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जब सघन माध्यम से, मान लो ये नीचे जल है, ये सघन है, ऊपर विरल है, तो सघन से कोई जब जाएगा तो ये विरल में क्या होगा? अभिलंब से और दूर हटेगा। तो बच्चों यहां क्या बनेगा? यहां बनेगा आई, है ना, आई बनेगा, है ना, एक सेकंड, आई बनेगा, और यहाँ क्या बनेगा? आर। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, इसका फैलाव ज्यादा है, क्योंकि बच्चों अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में आर बनेगा, यहाँ आई, तो आई बहुत कम है और आर ज्यादा है। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि आर जो है, आर वो बड़ा होगा आई से, आर बड़ा होगा आई से, आर बड़ा होगा आई से, आर बड़ा हो जाएगा आई से। ऑप्शन नंबर सी, कि आर का जो मान है वो आई से बड़ा हो जाएगा। एक विद्यार्थी जी कह रहे हैं, गुरुदेव 34 नंबर सवाल आपका गलत है। 34 नंबर सवाल में कहा गया है, चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी किसकी होती है? ओहो बच्चों, खतरनाक सवाल है। उत्तल लेंस का तो होता ही है, उत्तल दर्पण का भी होता है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। एक विद्यार्थी जी ने 32 नंबर सवाल पर कहा है, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? लेंस की बात हो रही है, तो ये बिल्कुल सही है, 32 बिल्कुल सही है, 34 में हमसे मिस्टेक हुआ था। आइए 35 नंबर हो गया। 36 नंबर सवाल क्या है आपसे कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती हैं, मतलब सभी दूरियां हम लोग कहां से मापते हैं ये आपको बताना है। बच्चों कोई भी दूरी हमें मापना हो तो हम लोग शुरू करते हैं कहां से? ध्रुव से। कोई भी डिस्टेंस हो हम लोग ध्रुव से ही मापते हैं, पोल से। कांच की एक समांतर पट्टिका, कांच की एक समांतर पट्टिका श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? प्रथम अपवर्तन के साथ क्या घटित होगा? ये बच्चों हमारे सिलेबस से, हमारे बुक से, हमारे सिलेबस से ये क्वेश्चन थोड़ा सा बाहर जा रहा है, हल्का सा, फिर भी मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण, ध्यान दीजिएगा, कांच की समांतर पट्टिका, एक पट्टिका यहां लेते हैं और एक पट्टिका यहां लेते हैं, समांतर पट्टिका हमने ले लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है
श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। अब श्वेत किरण यहाँ पर तिरछी आपतित होगी बच्चों, है ना। अब यहाँ आपतित होगी तो यहाँ पर कांच में जाएगा तो झू ऐसे होगा, फिर यहाँ से निकल करके फिर ऐसे, फिर यहाँ से निकल करके फिर ऐसे, फिर यहाँ से निकल के फिर ऐसे, ऐसा कुछ होगा। तो बच्चों यहाँ बताना है कि अपवर्तन के साथ साथ और क्या चीज हो रहा है। अपवर्तन के साथ साथ यहाँ विचलन हो रहा है, विचलन, विचलन हो रहा है। रट लीजिएगा इसको, MTR, मैं तुझे रटूंगा रटूंगी, याद कर लेना इसको, ठीक है। 38 क्वेश्चन है, वायु की अपेक्षा अपवर्तनांक वास्तव में होता है। वायु का अपेक्षिक अपवर्तनांक होना चाहिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक, माफ कीजिएगा। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक लगभग होता है। तो बच्चों वायु का निरपेक्ष देखेंगे तो पहले प्रकाश ना, पहले इसकी चाल, निर्वात की चाल, तो 1 से कम होना चाहिए बच्चों। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक अगर हम देखें तो 1 के बराबर तो नहीं, 1 से कम होना चाहिए। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1 से कम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1, क्यों? क्योंकि वायु का जो चाल है, वायु में जो प्रकाश की चाल है वो 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड से कम है। तो ऊपर कम हो गया और ये ज्यादा, तो आंसर होगा कम। कम का मतलब 1 से कम। अगला सवाल है बच्चों, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? हम इसे लेंस की क्षमता कहते हैं, हम इसे लेंस की क्षमता कहते हैं, जो प्रकाश की किरण को मोड़ देता है बच्चों। अगला सवाल आपके सामने आता है 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर सवाल है, वायु में अभिसारी लेंस है ना, वायु में अभिसारी लेंस कौन सा है? सर एक सेकेंड, एक सेकेंड, 30 नंबर मिस्टेक है, 30 नंबर मिस्टेक है, 30 नंबर, 28 नंबर मिस्टेक है। भाई साहब इतना मिस्टेक हो गया, आ जाओ। 30 नंबर मिस्टेक है पहला सवाल, कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या है? बच्चों डायोप्टर ही होगा। लेकिन अगर बच्चों ऑप्शन में अगर मीटर इनवर्स दिया होता, अगर m पर पावर -1 यानी 1/m दिया होता तो हम वही सही करते। यहाँ मुझे कहीं नहीं मिला बच्चों, इसीलिए हमने इसका आंसर ये टिक किया। अगर यहाँ सही अगर ऐसा दिया होता तो मैं जरूर इसको सही करता ऐसे, या आप यहाँ लिख दीजिए कि मीटर इनवर्स, ठीक है ना। अब एक सवाल फिर उठ रहा है कि 22 नंबर सवाल गुरुदेव आपने गलती किया है। 22 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर दोनों नेगेटिव है तो इसका मतलब यह है कि दोनों अवतल है। ये बिल्कुल सही उत्तर है। तो कृपया जहां मिस्टेक रहे तो वही हमें मिस्टेक बताएं, जहां नहीं रहे तो, है ना। ठीक है, थोड़ा सा चलिए। अब एक विद्यार्थी जी कह रहे हैं 38 नंबर मैच करने के लिए, मैच करते हैं बच्चों। 38 कह रहा है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है। मैं इसको एक बार मैच कर लेता हूं बुक से, हो सकता है, संभावनाएं है बच्चों। 38, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1 से अधिक होता है ना। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1 से अधिक होता है, हमने कम बता दिया आपको, है ना। अच्छा सॉरी बच्चों, है ना, ऐसा क्वेश्चन फार्मूला मैंने गलत बैठा दिया। पहले ऊपर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, और नीचे होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल। हाँ, मैं उल्टा बैठा दिया था फार्मूला, मैंने 3 गुणा 10⁸ को नीचे रख दिया था। सवाल नंबर अब देखते हैं 40, कि वायु में अभिसारी लेंस कौन सा है? अभिसारी लेंस, तो वायु में अभिसारी लेंस की अगर हम बात करें, है ना, अभिसारी लेंस की बात करें तो बच्चों सही उत्तर है हमारा कि कांच का उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जो है इसी को हम लोग कहते हैं अभिसारी, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी। ठीक है, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट सवाल लिखा गया है 41 में, किसका अपवर्तनांक सबसे कम है? किसका अपवर्तनांक सबसे कम है? तो बच्चों जल का 1.33 होता है, केरोसिन तेल का तो और ज्यादा होता है, तारपीन बेंजीन सबका अधिक होता है। तो आई थिंक सबसे कम अपवर्तनांक जल का ही होना चाहिए, पानी का ही होना चाहिए। सबसे कम अपवर्तनांक ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो कृपया मुझे बताइए जल्दी से कि आप लोगों ने 41 सवाल में एक आध सवाल तो मैंने खुद मिस्टेक कर दिया, 1-2 सवाल। ठीक है, 41 सवाल में आपने कितने सही किए हैं? जल्दी, 41 सवाल में, है ना, 41 सवाल में आपका कितना
सही हुआ बताइए। एक दो सवाल अगर मुझसे मिस्टेक हुआ है उसका नंबर भी आप जोड़ लीजिए, अगर मेरे से गलती हुआ है तो आप उसको जोड़ लीजिए, और मेरी भूल हुई है तो थोड़ा फास्ट कीजिए। अच्छा बच्चों, प्रयास तो करते हैं। चलिए, अगर एक आध मिस्टेक हुआ है तो उस भूल को आप भूल जाइए, ठीक है। आ जाओ मेरे बच्चे, एक बार सब लोग जितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों में एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आ रहा है सबसे मस्त चैप्टर, सबसे अच्छा चैप्टर, सबसे हल्का चैप्टर। तो शुरू करें बच्चों, बताओ क्या हल्का ऐसा चैप्टर शुरू करें, बताओ जल्दी से, यस और नो। यस सर, स्टार्ट कीजिए, है ना। बहुत ही ज्यादा हल्का चैप्टर स्टार्ट करें। यस। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए बहुत ही ज्यादा हल्का चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मानव नेत्र। चलो बताओ, कैसी तैयारी है आपकी, बताओ कैसी तैयारी है आपकी, कितना परसेंट आप देते हो अपने आप को इस चैप्टर की तैयारी में। आप अपने आप को कितना परसेंट देते हैं, अगर मैं 100% मान लूं तो, अगर मैं 100% मान लेता हूं तो आप बताइए आप इसमें कितना परसेंट अपने आप को दे रहे हैं। सर आप सॉरी मत बोलिए, क्यों बच्चों, क्यों ना बोले, गलती होती है तो सॉरी तो बोलना चाहिए, मैं रहूं या कोई रहे, कोई रहे सॉरी तो बोलना चाहिए, मैं भगवान थोड़ी हूं। स्टार्ट करें, चलो। बहुत सुंदर, अति सुंदर। लीजिए पहला सवाल। और बच्चों मैं पहले ही बता देता हूं कि यहां मैं फास्ट चलूंगा, आप मेरा रास्ता मत रोकना, फास्ट चलूंगा। चलो ठीक है, पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन। सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, अल्पतम मतलब न्यूनतम 25 सेंटीमीटर। मैं भी बहुत चौकन्ना रहूंगा, गलती ना करूंगा। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस लगा होता है। आंख व्यवहार कैसे करता है, आंख व्यवहार करता है उत्तल लेंस की तरह। अगला सवाल, पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है, पुतली के साइज को, अच्छा पूरी पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है, तो मेरे बच्चे पक्षमाभी पेशियां पुतली के साइज को नियंत्रित करती है, ठीक है ना। अगला सवाल, एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है, अनंत होता है बच्चों, अनंत होता है। अगला, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की अधिकांश किरणों का अपवर्तन किसके द्वारा होता है, कार्निया के बाहरी पृष्ठ के द्वारा ही हो जाता है, अधिकांश लाइट का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में नेत्र का रंगीन भाग कौन सा है, आइरिस, आइरिस नेत्र का रंगीन भाग है, जिसे हिंदी में परिताड़िका कहते हैं। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व कितना होता है, आप लोगों ने कहा था गुरुदेव 1/16 होता है, 1/16 दृष्टि का अस्थायित्व होता है। अगला, अगला सर 4 नंबर मिस्टेक हो गया है, लो भैया मेरे। पहला सवाल, पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है, नेत्र लेंस, रेटिना, नेत्र लेंस नहीं, रेटिना नहीं, पुतली के साइज को परिताड़िका, है ना। एक बार देखना बच्चों, 4 नंबर, कभी कभी इतने बुक्स में पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है, परिताड़िका करता है बच्चों, परिताड़िका, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है परिताड़िका, ठीक है। आ जाओ अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है, हमने पढ़ा है ना बच्चों, रेटिना पर। अगला सवाल लिखा है, नेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक, उल्टा और छोटा, वास्तविक, उल्टा और छोटा। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन किसके द्वारा होता है, अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, दोबारा आ गया, दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ द्वारा, नहीं बच्चों, अभिनेत्र के अंतःपृष्ठ, नेत्रोद के अंतःपृष्ठ नहीं बच्चों, है ना, ये तो गलत बात है। ऑप्शन नंबर डी, दृष्टि पटल मतलब आप समझ रहे हैं, रेटिना के बाहरी पृष्ठ, रेटिना थोड़ी होता है, नेत्रोद का अंदर, अभिनेत्र का अंतःपृष्ठ, गलत है, सारे गलत है, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है बच्चों कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ द्वारा, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ द्वारा इसका सही उत्तर है। अगला, मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित पुतली करता है, पुतली से ही होकर प्रकाश अंदर जाता है ना।
नियंत्रित कौन करता है, परितारिका या पुतली? पुतली से होकर तो प्रवेश करता है बच्चों, देखना इसको यहाँ पर एक बार, आंख में जब आएगा प्रवेश तो पुतली से होकर जाता है, पर नियंत्रित कौन करता है? नियंत्रित तो इसको आइरिस ही करता है ना, यानी परितारिका ही नियंत्रित करता है ना, प्रकाश को नियंत्रित परितारिका ही करता है ना। ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश को नियंत्रित परितारिका ही करता है ना। नहीं बच्चों, गलत है, पुतली सही है, पुतली। पुतली भैया मेरे, इतना कन्फ्यूजन होगा तो बहुत मारा जाएंगे। आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को, आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या, जो आंख का लेंस होता है उसकी वक्रता त्रिज्या को कौन नियंत्रित करता है? हाँ, इसको तो पक्षमाभी पेशियां करता है बच्चों, पक्षमाभी पेशियां, पक्षमाभी पेशियां, पक्षमाभी पेशियां। अगला सवाल खत्म हुआ। अब यहां से टॉपिक नेक्स्ट है दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। बच्चों इस टॉपिक में बताना आप कितना सही कर दिए। अगर टाइम है कमेंट करने का तो एक बार कमेंट करो कि इस टॉपिक में आपने कितना सही किया, इस टॉपिक में आपने कितना सही किया, प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हंस रहे हैं हंस दो एक बार, मुस्कुरा दीजिए जल्दी से मेरे बच्चे, दिल बनाकर भेज दीजिए, है ना। जब आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होते ना बच्चों, तो आपका दिमाग भी अच्छे से काम नहीं करता है, जैसे मेरे साथ हो रहा है। इतना गलती करेंगे तो हमको मास्टर जी कौन बोलेंगे, हमको सर जी कौन बोलेंगे, इतना तो विद्यार्थी भी गलती नहीं करता है। बढ़े आगे, चलो। तो दिमाग का सही होना, तबीयत का सही होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप 100% दिमाग आपका काम नहीं करता है बच्चों। सवाल पढ़िए, याद ही नहीं आ रहा, बैक एंड बैक वाली चीज आपको याद ही नहीं आएगी जब तबीयत खराब होगा तो। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, जो निकट साफ नहीं देखेगा उसमें दूर दृष्टि दोष होता है बच्चों, इतना तो याद आ रहा है दिमाग को मेरा, है ना। किस दृष्टि दोष में अवतल और उत्तल दोनों का प्रयोग करते हैं? ये होता है जरा दृष्टि दोष में बच्चों। अगला, किस लेंस का उपयोग कर दूर दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है? दूर को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस चाहिए बच्चों। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए या निकट दृष्टि दोष वाले चश्मे में क्या लगा होता है? अवतल लगा होता है। दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। दूर दृष्टि दोष किसी को हुआ है तो उसको दूर साफ दिखेगा बच्चों। अगला क्वेश्चन खत्म। अच्छा, इस टॉपिक से 5 ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट टॉपिक है कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। पहला क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है? हमने क्या बोला, हमने क्या सिखाया था आपको बताओ? हमने सिखाया था कि लाल का केवल तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। कैसे सुनना, लाल का केवल तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, बाकी सब कम। तो पूछा है बच्चों झुकाव अधिक, क्या पूछा है? झुकाव अधिक पूछा है, तो बैगनी। अगला, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिला होता है? इतना आसान क्वेश्चन अगर पूछे तो मजा आ जाए, कमेंट बॉक्स में भर दीजिए आप लोग। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? मैंने क्या बोला, लाल का तरंगदैर्ध्य अधिक, बाकी सब कम। विचलन कम जहां पूछे, न्यूनतम मतलब कम, लाल का विचलन कम होता है। श्वेत प्रकाश वर्ण प्रक्रम में किस किरण का विचलन अधिक होता है? अधिक पूछे तो बैगनी का अधिक होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करें? हाँ, ये रहा वो क्वेश्चन जो बहुत बार बार पूछा जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करें? तो बच्चों स्पेक्ट्रम में प्रिज्म का प्रयोग होता है। प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन सा है? लाल हरा नीला, तीनों को प्राथमिक रंग कहते हैं, याद कर लीजिएगा। प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन कौन सा है? तो कहना लाल, हरा और नीला। अगला क्वेश्चन है बच्चों, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण कौन उत्पन्न करता है? तो प्रिज्म उत्पन्न करता है। अगला है आकाश का नीला रंग होना किस घटना को दर्शाता है? आकाश का नीला रंग होना किस घटना को दर्शाता है? बच्चों आकाश का नीला रंग होना प्रकिरणन को दर्शाता है, याद रखिएगा। आकाश का नीला रंग होना प्रकिरणन को दर्शाता है बच्चों। और किस रंग का प्रकिरणन सबसे अधिक होता है बताओ? किस रंग का प्रकिरणन सबसे अधिक होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। अगला है प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्ध्य क्या है? न्यूनतम तरंगदैर्ध्य बच्चों 380 ऐसे कुछ पढ़े थे ना एक दिन, तो हम पढ़ाए थे शायद। न्यूनतम तरंगदैर्ध्य क्या है?
न्यूनतम तरंग दैर्ध्य कितना है बच्चों, है ना? न्यूनतम तरंग दैर्ध्य कितना है? तो 4, 1 सेकेंड। न्यूनतम तरंग दैर्ध्य, सवाल नंबर 9 का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य है बच्चों 380 nm, है ना? अगला सवाल है, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। जल कण द्वारा अवशोषण गलत, वायु द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण नहीं सर, वायु क्या से करेगा? जल कण के द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण के लिए श्वेत प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन सा है? सबसे प्रभावी रंग बच्चों कौन सा है? सबसे प्रभावी रंग कौन सा है? तो पता है प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे प्रभावी रंग कौन सा है? आंसर है लाल रंग सबसे प्रभावी है। 11 का आंसर भेजिए और एक बार अपने अपने जिले का नाम जयकारा लगा दीजिए, जरा देखिए भाई साहब कहाँ कहाँ से हैं आप लोग। आप लोगों से मिलने के लिए मुझे कहाँ आना पड़ेगा, एक बार बताइए अपने जिले का नाम। देखें बच्चों कहाँ आना पड़ेगा, और एक बार वीडियो को लाइक भी, है ना, सब लोग बच्चों क्लास को लाइक भी कर लेना, ठीक है? सब लोग क्लास को लाइक भी कर लेना, नहीं तो पता चले कि लाइक नहीं है भैया मेरे। और क्लास को शेयर भी करते रहना, है ना? दोस्तों में सब लोग शेयर कर दो क्लास को, और लाइक जरूर कर लेना। सर भागलपुर से हैं हम, भोजपुर से हैं हम। सर आपको बोध गया आना पड़ेगा। अच्छा, बोध गया गया जिला ना, मुंगेर आना पड़ेगा। पटना, समस्तीपुर, जमुई, पूर्णिया। पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार वालों क्या हाल है? सागर कुमार जी, अरे हमारे जिले से हैं आप। मतलब हमारा जिला मतलब पूरा बिहार तो अपना ही जिला है, जोन जिला का नाम बोले सब तो अपना ही है। अपितु बच्चों पूरा भारत ही अपना ही है ना? ये क्षेत्रवाद की भावना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, हम यहाँ से हैं हम वहां से हैं। हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए कि हम सभी भारतीय हैं बच्चों। चलिए ठीक है। हाँ खैर, घर का पता बताने से तो बताना तो पड़ेगा ना, घर का पता। पता बताने के लिए तो जिला ठीक है, नहीं तो फ्लिपकार्ट में ऑर्डर कर दिया फोन, और फ्लिपकार्ट वाला पूछे भाई एड्रेस बताओ, कहना हम सभी भारतीय हैं तो सामान कभी घर पे नहीं पहुंचेगा। हाँ एड्रेस जरूरी है, लेकिन मन में जो विचार है, मन में जो भावना है, वो क्या रहना चाहिए बताओ कमेंट बॉक्स में सब लोग। कमेंट बॉक्स में सब लोग लिखिए। हाँ एड्रेस तो ठीक है अलग अलग जिला, लेकिन कमेंट बॉक्स में लिखिए हमारे अंदर विचार क्या होने चाहिए। हम सभी क्या है बताओ? हम सभी भारतीय हैं, है ना? वी आर इंडियन बच्चों, है ना? अंदर भावना होनी चाहिए भारतीय की। हाँ एड्रेस ठीक है, एड्रेस बता दी, अच्छी बात है। आ जाओ, वायुमंडलीय अपवर्तन पढ़ो बच्चों। प्रकाश के किरण किस घट प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है? तो बच्चों ये कारण होता है वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से, हमने कई बार बताया है आपको। अगला, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो इसका भी रीजन है वही वायुमंडलीय अपवर्तन। तारों के टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। ऑप्शन ए, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा करता है? हमारा जो ओजोन परत है वो हमें किस हानिकारक किरण से बचाता है बच्चों? बायोलॉजी में हम लास्ट चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे, ये पराबैंगनी किरणों से हमें बचाता है। जो बच्चों पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर स्टार्ट हो रहा है? 15 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर के बीच में ये किरण पाया जाता है, ओजोन परत। इसके लिए सबसे हानिकारक गैस बता सकते हैं आप? इसके लिए सबसे हानिकारक गैस कौन सा है? हानिकारक गैस बच्चों, तबीयत खराब है मेरा इसलिए इतना उड़ा, नहीं तो अभी अभी कम से कम 6000 बच्चों को मैं जोड़ता। अभी जोश में रहते हैं हम, तो तबीयत थोड़ा डाउन है रे। अगला देखते हैं, चलो प्रकाश के प्रकीर्णन टॉपिक से देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखेगा। अगला, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? ये परिभाषा पढ़ाए थे बच्चों, टिंडल प्रभाव को। तो किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग
के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं? तो अधिक प्रबलता से नीले रंग को प्रकीर्णित करते हैं। प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है? किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, बहुत फास्ट। तो बच्चों सबसे अधिक है किसका तरंग दैर्ध्य? लाल रंग का, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका है? अधिक प्रकीर्णन किसका है? तो बच्चों अधिक प्रकीर्णन किसका है? तो नीले रंग का है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है क्या? प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन? नहीं बच्चों, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन को, ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के प्रकीर्णन को। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? तो काला दिखता है। अगला सवाल बच्चों, दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है? लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? भाई साहब पहली बार ये क्वेश्चन देखे हैं हम, बताइए कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? इस साल पूछा था 24 में। प्रकीर्णन की वजह से, परावर्तन की वजह से, अवशोषण की वजह से, अपवर्तन की वजह से। क्या लगता है आपको, क्या लगता है ना? क्वेश्चन तो खतरनाक पूछा गया है। कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? हाँ बच्चों, आंसर है इसका प्रकीर्णन की वजह से, प्रकीर्णन की वजह से, ऑप्शन नंबर बी, प्रकीर्णन की वजह से उजला प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाप्त हो गया बच्चों 9। बताओ 9 में से कितना सही हुआ आपका? टोटल 9 में से, ये ज्यादा क्वेश्चन है रे, थक जाते हैं बहुत बोलने में। बताओ कितना सही हुआ? टोटल 9 में से कितना सही हुआ आपका? एक दिन में सिर्फ फिजिक्स हो पाएगा ऐसा लगता है, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन चैप्टर है। 9 में से कितना सही हुआ बताइए जी। सर 9 में से 9 सही हो गया, वाह वेरी गुड, शाबाश। बढ़ जाए आगे, चलिए अब चलते हैं अगले चैप्टर में, जिसका नाम है विद्युत और परिपथ। विद्युत के बारे में, विद्युत धारा। क्या लगता है आपको, आपको इस चैप्टर के कितना परसेंट ज्ञान है बच्चों? इस चैप्टर को तो हमने 100% पढ़ा है। क्या लगता है आपको कितना परसेंट क्वेश्चन का जवाब आप दे पाएंगे 100 में से? 100 में से आप कितना परसेंट प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे बच्चों? सर हम तो प्रयास कर रहे हैं कि देंगे सर 100 में से। चलो भाई देखते हैं कितना परसेंट सही होता है। पहला सवाल, एक कूलॉम विद्युत आवेश में कितने प्रोटॉन होते हैं? प्रोटॉन मतलब बच्चों, प्रोटॉन है ना, और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, इसलिए हम सीधा कह सकते हैं कि एक कूलॉम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेरे बच्चे सवाल उल्टा पूछा है। अगर ये सवाल होता कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलॉम, लेकिन यहाँ पूछा है कि एक एक कूलॉम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बच्चों 6.25 10⁻18 है ना, 6.25 निकाल के दिखाया था ना, 10⁻18 ये सही उत्तर है ना, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल लिखा गया है, किस उपकरण में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है? प्लस माइनस का चिन्ह बच्चों ए मीटर वोल्ट मीटर में होता है, कुंडली में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी बल्ब में 1 मिनट में 132 ना सॉरी 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो बताइए विद्युत धारा का मान क्या होगा? सर 5वां नंबर क्वेश्चन गलत हुआ, नहीं सुनते हैं आप? अरे मेरे बच्चे, आई बराबर होता है यू अपॉन टी, 120/60 बराबर कट के होगा 2 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी। अगला, बैटरी से किस प्रकार की धारा निकलती है? हमारे घर में जो धारा आती है वो आती है प्रत्यावर्ती धारा, बल्कि है ना, और बैटरी से निकलता है दिष्ट धारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, आम मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? आम मीटर मतलब बच्चों ए मीटर को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? बच्चों विद्युत धारा का पढ़े होंगे आप लोग, एम्पियर होता है। वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। कूलाम किसका मात्रक है? आवेश का। वोल्ट किसका मात्रक है? विभव और विभवांतर का, है ना। आमीटर में निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? आमीटर से किसे मापा जाता है? आमीटर से किसे मापा जाता है? तो आमीटर से हम लोग
किसको मापते हैं बच्चों? विद्युत धारा को मापते हैं, धारा को। अगला सवाल पूछा गया है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। जो सूखा सेल होता है, जो बैटरी हम लोग यूज करते हैं, उसमें ऋण इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? ऋण इलेक्ट्रोड। तो बच्चों उसका जो ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है वो जस्ता का, Zn, जिंक का, जस्ता का, जस्ता का Zn, जस्ता का ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। बोरिंग हो रहा है सर? बोरिंग नहीं बच्चों, मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूं ना, इसलिए ऐसा आपको फील हो रहा है। बोरिंग नहीं होता है मेरे साथ कभी भी। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। देखो बच्चों, इंसानी दिमाग ऐसा है कि कुछ टाइम तक लगातार एक काम को करते करते थक जाता है। ठीक है, ये हमारी दिमाग ही ऐसी बनी है बच्चों। अगला सवाल देखते हैं 10 नंबर में, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश के प्रवाह यानी Q अपॉन T, इसके दर को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगला सवाल है, एक माइक्रो एम्पियर में विद्युत धारा कितना होता है? एक माइक्रो एम्पियर में विद्युत धारा होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। अगला है, धारा मापने में किसका प्रयोग होता है? बच्चों धारा मापने में हम लोग किसका करते हैं? ए मीटर का, ए मीटर का प्रयोग करते हैं। अगला, जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण होते हैं, है ना? विद्युत धारा होती है तो बच्चों गतिशील कण क्या होते हैं? गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला है, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? आवेश का ऐसे मात्रक कूलॉम्ब, सही करना बच्चों। अगला, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होता है? बच्चों कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होता है? भाई साहब, कैथोड किरण हो तो उसमें कैथोड किरण में क्या होता है? 12th क्लास में जाकर के फिजिक्स में आप पढ़ेंगे, जहां पर बच्चों शायद एक चैप्टर का नाम क्या है, परमाणु या ऐसा कुछ चैप्टर का नाम है। हाँ, परमाणु चैप्टर में ये बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आप, वहां जब जा करके देखेंगे ना। तो कैथोड किरण में क्या उपस्थित होता है? इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। निम्नलिखित पदार्थों में चालक कौन सा है? 2024 में पूछा है, इस साल का ये क्वेश्चन है, इस साल का पूछा गया क्वेश्चन 2024 का कि मेरे विद्यार्थी जी, पदार्थ में चालक कौन सा है? तो चालक 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 चीनी का मट्टी नहीं, एल्युमिनियम चालक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति आश्रित है? यानी बच्चों जो भी धात्विक चालक पदार्थ होते हैं, जो चालक पदार्थ होते हैं, उसके अंदर किस कण की गति पर आश्रित है? जो भी चालक पदार्थ है उसमें कौन से कण की गति होती है? इलेक्ट्रॉन की गति होती है, मैंने पहले ही समझाया था आपको। चलो बच्चों, अब हमारा क्वेश्चन है विभव और विभवांतर से। अब टॉपिक हमारा विभव और विभवांतर है। किसी वोल्ट मीटर से स्केल पर 0 से 1 के बीच में 20 विभाजन चिन्ह है, तो वोल्ट मीटर का अल्प मापांक कितना होगा? है ना? अल्प मापांक कितना होगा? तो मेरे बच्चे, लगता है गुरुजी कि बायोलॉजी केमिस्ट्री नहीं होगा। कोशिश तो कर रहे हैं बच्चों, बायोलॉजी आ जाएगा, इसके बाद तुरंत बायोलॉजी है। उम्मीद है बच्चों, बायोलॉजी कम से कम तो हो ही जाएगा। कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। आ जाओ। तो 1 से लेकर के ना 1 तक में 20 विभाजित चिन्ह है, तो 0.05 हो जाएगा, है ना? 0.05 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं समांतर क्रम में। अगला क्वेश्चन है, विभव मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। बच्चों खाली तबीयत ठीक होता तो पूरा बुक पढ़ा देते हैं हम, हर मतलब कि विभवांतर का ऐसा ही मात्रक, तो विभवांतर का होता है वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच में 2 कूलाम आवेश को जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो बच्चों कितना कार्य करना पड़ेगा? यानी W बराबर J अपॉन सी। तो बच्चों नहीं नहीं, V बराबर सॉरी ना, कितना कार्य? V बराबर J बटा C। तो बच्चों 12 है J और कूलाम है 2, 12 दूना 24, तो लिखेंगे बच्चों 24 जूल, 24 जूल, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताओ। ओ ओ माई मेरी क्या फिक्र, तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है।
तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं और चांद हमेशा रहता है। बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। आ जाओ। तो बच्चों निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो हमने क्या बोला कि V बराबर यानी कि वोल्ट बराबर होता है ना, जूल बटे कूलाम, है ना, जूल बटे कूलाम। तो बच्चों अगर हमें निकालना है जूल बराबर तो लिखेंगे जूल बराबर होता है वोल्ट गुना कूलाम, वोल्ट गुना कूलाम, वोल्ट गुना कूलाम, वोल्ट गुना कूलाम, ठीक है ना, वोल्ट गुना कूलाम, जूल बराबर वोल्ट गुना कूलाम गुना वोल्ट, सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। एक वोल्ट बराबर क्या होता है, यानी V बराबर, एक V बराबर क्या आता है? V बराबर होता है J अपॉन C, यानी बच्चों है ना, J से मतलब कि जूल गुलाम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ए मीटर में 0 से 2 एम्पियर के बीच में 20 चिन्ह दिए गए हैं, 20 चिन्ह दिए, मतलब 2 तक में 20 चिन्ह दिए हैं, मतलब 1/10, यानी बच्चों कट के आएगा 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी है 0.1 एम्पियर, है ना। अगला सवाल है बच्चों, सेल का विद्युत वाहक बल होता है, किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल कैसा होता है, क्या होता है? तो कहते हैं बच्चों, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, है ना, इकाई आवेश पर किया गया कार्य। सर लड़की का आवाज में पढ़ाइए ना। एक सेल का विद्युत वाहक बल 0.5 एम्पियर है, एक कूलाम आवेश गुजारने पर कितना कार्य होगा? देखिए 2024 में पूछा है, इसका आंसर करना पड़ेगा आपको जल्दी से, इसका आंसर बताइए। एक सेल का विद्युत वाहक बल्ब 1.5 वोल्ट है, एक कूलाम आवेश गुजारने में कितना कार्य होगा? तो बच्चों V बराबर J बटा C, तो V का मान है 1.5, J पता नहीं, इसका मान है 1, 1 गुना 1.5 तो 1.5 जूल, 1.5 जूल, तो बच्चों लिखेंगे 1.5 जूल, सॉरी 1.5 जूल, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 1.5 जूल। अगला क्वेश्चन लिखा है मेरे बच्चे कि वोल्टता V1 शक्ति P1 और प्रतिरोधक वोल्टता V2 शक्ति P2 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, समतुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। समतुल्य प्रतिरोध का मान तो बराबर होता है बच्चों, पहले निकालना है R, R बराबर होता है V बटा, है ना, R बराबर होता है V बटा I, है ना, पहले I निकालना पड़ेगा, I बराबर होता है T बराबर VI, तो बच्चों VI होता है, हमको I चाहिए, I बराबर होता है P बटा V, तो बच्चों पहला हो जाएगा P1 और V1 और दूसरा हो जाएगा P2 और V2, श्रेणी क्रम में जोड़ना है, सीधा जोड़ दो, तो आंसर होगा बच्चों P1 V1 P2 V2, P1 V1, P1 V1 P2 V2, P1 V1 P2 V2, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों। इसको जोड़ने पर क्या होगा, P1, है ना, P1 V1 प्लस P2 और V2, इसको जोड़ने पर यही समतुल्य प्रतिरोध का मान होगा, समतुल्य प्रतिरोध का मान यही होगा बच्चों, है ना। चलो बड़ा थका थका महसूस कर रहे हैं। हे प्रभु, ओम का नियम। नेक्स्ट बच्चों पढ़िए क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है मेरे बच्चे, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R द्वारा प्रवाहित धारा I के बीच क्या संबंध है? इनके बीच में क्या संबंध है बच्चों बताइए? तो कहते हैं सर संबंध है, संबंध क्या है, संबंध है V बराबर आई आर, यानी हम R बराबर कहना चाहें तो V बटा आई, यही संबंध है बच्चों, R बराबर V बटा आई यही संबंध है, R बराबर V बटा आई यही संबंध है। अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे, एक विद्युत हीटर की कुंडली, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसमें प्रतिरोध 55 ओम है, 220 वोल्ट स्रोत से विद्युत धारा लेगी, उसका मान बताओ। आई का मान बताओ क्या होता है, आई का मान आई का मान
तो बराबर भी बराबर होता है आई आर। भी का मान बोला है 220 और आई नहीं मालूम, आर का मान बोला है 55 ओम। तो 55 चौके 220, 55 चौके 220, तो आई का मान कितना निकला बताओ? आई का मान कितना निकला? आई का मान बोलो कितना निकला? आई का मान कितना निकला? बोलो 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 बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है? किसी कुंडली का सूत्र है बच्चों भी बराबर आई आर, आर बराबर भी बटा आई। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? भी बराबर आई आर, ये संबंध सही है। भी बराबर आई आर का संबंध बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है भी बराबर आई आर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या होता है? धारा का परिमाण वृद्धि करना और घटाना। बच्चों एक बार हम गए थे इंटरव्यू देने के लिए, है ना? इंटरव्यू नहीं था वो, क्या बोलते हैं उसको, भाईवा बोलते हैं ना, आईटीआई करते हैं तो। आप प्रशांत सर को जानते हैं? हाँ हाँ जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं बच्चों। वो सीबीएसई के लिए पढ़ाते हैं ना। हाँ जानते हैं, कभी मुलाकात नहीं हुई, कभी बात नहीं हुई, पर जानते तो हैं बिल्कुल, वो भी जानते हैं मुझे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। एक बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? कितनी विद्युत धारा लेगा बताओ? कितनी विद्युत धारा लेगा? तो प्रतिरोध यानी आर का मान है बच्चों 12, आर का मान है, आर का मान है 1200 ओम। ठीक है ना? और यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से, यानी बच्चों V बराबर 220, तो कितना धारा लेगा? I बराबर क्या होता है? I बराबर, है ना, V बराबर होता है आई आर। तो I का मान दिया है 220 और R का मान दिया है 1200, डबल जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, तो बच्चों I बराबर हो जाएगा 22/120, 2 से घटाएंगे 11/60 एम्पियर। 11/60 एम्पियर, 11/60 कहाँ गया? 11/60, 11/60 को भाग करेंगे तो लगभग 0 पॉइंट, है ना, 0.18 सही है, 0.18, 0.18। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बच्चों, 0.18 आएगा भाग करके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो बच्चों भी बराबर होता है आई आर। तो वोल्ट बराबर लिखेंगे, आई मतलब क्या है? एम्पियर गुना प्रतिरोध, गलत है ये। अच्छा अच्छा हाँ हाँ, आर की जगह पर ओम लिखा है, सही है। भी बराबर ओम, भी बराबर, रुक जाओ बच्चों काम ही नहीं कर रहा है ये। अच्छा कर रहा है ना। भी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? भी बराबर हो जाएगा आई आर। भी बराबर आई आर नहीं है, गलत है, भी बराबर गलत है। अब आई बराबर देखते हैं, आई बराबर निकालेंगे तो आई बराबर हो सकता है इसमें भी बटा आर, भी बटा आर, आई बराबर भी वोल्ट बटा आर, सही है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ये तो गलत है। वोल्ट भागा ओम, ओम मतलब आर, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, वह कारक जिन पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, वह चालक जिन पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। मेरे बच्चे कितना क्वेश्चन है और रे, बाबा रे बाबा रे, अभी तो है क्वेश्चन, बाबा रे अभी तो बहुत क्वेश्चन है जी। हाँ अभी तो क्वेश्चन है 75, बाबा रे 40 क्वेश्चन है अभी, लगभग 42 क्वेश्चन और है ना? अब इसको रोक के बायोलॉजी शुरू करें, इसको रोक के थोड़ा बायोलॉजी स्टार्ट करें, बायोलॉजी। मेरे बच्चे बायो स्टार्ट करें। बोलो जल्दी से। मतलब तबीयत जब खराब होता है ना बच्चों, तो फिर आपके अंदर वो एनर्जी नहीं रहता है, थक जाते हैं बहुत जल्दी, और थकने के बाद मजा नहीं आता है। चलो बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं, बायोलॉजी आ जाओ। चलो बायो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? सुनिएगा।
जल्दी से बच्चों। क्या है? तो केमिस्ट्री है ये। हाँ, करो ना, लेट करो ना। बैटरी चार्ज नहीं है दूसरा क्या? देखना तो, ला तो। आइए बच्चों। हो गया, चलिए। तो बच्चों, अब थोड़ा सा बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं, और बायोलॉजी में थोड़ा मजा आने वाला है। ज्यादा देर नहीं बच्चों, 15-20 मिनट पढ़ेंगे, और थकान थकान महसूस होता है बहुत ज्यादा। अगर जिंदगी को खुशी से जीना चाहते हो, है ना, कहते हैं अगर जिंदगी को, आप लड़की की बोली में पढ़ाइए, लड़की की बोली में कैसे पढ़ाते हैं? अगर जिंदगी को खुशी से जीना चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दीजिए। ठीक है ना? आइए बच्चों, तो पूरे जोश और पूरे जुनून के साथ स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी को। और बच्चों पढ़ते हैं 2-3 मतलब 1-2 चैप्टर कम से कम बायोलॉजी का। आइए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट में हमारा जो पोषण है, पोषण में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, थोड़ा फास्ट चलेंगे, और ये थोड़ा सा, है ना, ऐसे मोड़ने दीजिए। सवाल पहला पूछा गया है मेरे बच्चे कि प्रकाश, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहां से बाहर निकलता है? बायोलॉजी बहुत मजेदार चीज है। तो ग्लूकोज से निकलता है ऑक्सीजन, नहीं नहीं, जल से, जल से, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग पनपता है। घेंघा रोग कैसे पनपता है बच्चों? तो कहते हैं गुरुदेव, आयोडीन की कमी से। अगला क्वेश्चन है कि कूटपात किसमें पाया जाता है? तो आपको पता ही है, ये सवाल अगर पूछा जाएगा तो कितना आसान है, अमीबा में पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती को, है ना, हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में क्यों उबालते हैं? क्योंकि 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 बच्चों क्लोरोफिल को घूमने के लिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों की स्लाइना, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा गया था कितना गुना करके? 10x जूम पर। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज के एक अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं? ग्लूकोज में 6 ऑक्सीजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अगला, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः कैसे होते हैं? तो दंत मंजन हमारे प्रायः क्षारीय होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला, सभी हरे पौधे कैसे होते हैं? जितने भी हरे पौधे हो वो कैसे होते हैं? सर हरे पौधे जो भी हैं वो सभी स्वपोषी होते हैं। अगला, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंग जंतु है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नोट कीजिएगा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उभयलिंग जंतु कौन सा है? तो उभयलिंग जंतु केचुआ, केचुआ बच्चों, केचुआ उभयलिंग जंतु है। इसमें दोनों लिंग होते हैं। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा बच्चों पढ़ाए होंगे हम कि जिसका कोई आकार नहीं होता है, जिसका आकार कुछ नहीं होता है, और ये अपना भोजन को कूटपात के द्वारा पकड़ते हैं, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बच्चों पहले ही पढ़ लेते, घेंगा होता है। अगला सवाल देखते हैं, किसकी उपस्थिति के कारण से पौधे का रंग हरा होता है? किसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है? तो लिखते हैं क्लोरोफिल की वजह से पौधों का रंग हरा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाइड्रा में क्या पाए जाते हैं? हाइड्रा में स्पर्शक पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है बच्चों, अमीबा में अधिकांशतः पोषण कैसे होता है? अमीबा बच्चों अंतःग्रहण द्वारा अंदर वस्तुओं को ग्रहण करके अपना भोजन करता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? तो हरे पौधों में। और नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, दांतों का सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है? इनामेल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मानव आहार नाल सबसे लंबा भाग कौन सा है? छोटी आंत मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, जो कि बच्चों 6 से 8 मीटर लगभग होता है। बच्चों आहार नाल शुरू कहां से होता है? मुख गुहा से स्टार्ट होता है और समाप्त होता है जाकर के मल द्वार में, आपको याद होगा। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम किसे पाया जाता है? तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला सवाल है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड सभी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है 21 नंबर क्वेश्चन, न्यूक्लियस की शब्द किसने, न्यूक्लियस शब्द की खोज किसने की थी? बच्चों कोशिका में होता है न्यूक्लियस, और इसकी खोज करने वाले कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? सर देखो, बनता है ग्लूकोज, जमा होता है स्ट्रोच,
और परिवहन किस रूप में होता है, बताने वाले को 500 रुपए इनाम दिया जाएगा कि पौधों में भोजन किस रूप में परिवहन किया जाता है, किस रूप में परिवहन होता है, बताने वाले को 100 रुपए ना 500 रुपए इनाम। जल्दी बताओ सर। सर क्या लिख रहे हैं बताइए फटाफट से तेजी में, मेरे बच्चे जल्दी बताओ। सर आपका एक वीडियो वायरल हो गया है जिसमें आप लड़की की आवाज में बोल रहे हैं। नहीं बच्चों, मुझे नहीं आता बोलने के लिए, मैं आज से पहले लड़की की आवाज में कभी बोला ही नहीं हूँ, तो फिर वायरल कैसे होगा, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों की, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो पौधों और पशुओं का वैज्ञानिक अध्ययन बच्चों क्या कहलाता है, कोशिका विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी सही है। अरे क्या हो गया था। क्वेश्चन नंबर 24 बच्चों के निम्नलिखित में से ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है ना। ट्रिप्सिन एंजाइम किसका बच्चों, ट्रिप्सिन। देखो मैंने बताया था ना कि बहुत सारे एंजाइम हम लोग पढ़े थे इस चैप्टर में, पेप्सिन हो या ट्रिप्सिन दोनों का काम सेम है ना। पेप्सिन हो या ट्रिप्सिन दोनों का काम क्या है बच्चों, प्रोटीन का पाचन करना इसका काम है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी, प्रोटीन का पाचन करना। क्वेश्चन नंबर 25 है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पचता है बच्चों। जैसा कि मैंने अरे हंस रहे हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चों हमारा जो पोषण, हमारा जो पाचन स्टार्ट होता है वो हमारे मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, जहाँ कार्बोहाइड्रेट जो है पच जाता है पहले हमारे मुंह में ही। तो हमने क्या बोला, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वपोषी कौन है। तो जो भी हरे पौधे हैं ना बच्चों वो स्वपोषी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण इकाई क्या है, हमारे लाइफ में एक महत्वपूर्ण इकाई क्या है, तो वो है बच्चों क्या, महत्वपूर्ण इकाई है हमारा वृद्धि करना, यह समन्वय, समन्वय बच्चों ना, इसको देख लेना एक बार है ना, समन्वय या वृद्धि करना होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण होता है पौधों में तो होता ही है, पर कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकोरिट है ना, प्रोकैरियोटिक जीव हैं उसमें भी होता है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है 29 नंबर, ग्रहणी किसका भाग है बच्चों। हमारी छोटी आंत के 3 भाग होते हैं है ना, हमारे छोटी आंत में 3 भाग होता है, उसी का एक भाग है ग्रहणी। नेक्स्ट है बच्चों कि कौन सा एंजाइम वसा प्रक्रिया करता है, कौन सा एंजाइम है वसा प्रक्रिया, तो लाइपेज कर सकता है, ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में बच्चों, ऑप्शन नंबर ए सही है। मृतोपजीवी का उदाहरण कौन सा है, अमीबा, गोबर का छत्ता मृतजीवी का उदाहरण है, नहीं बच्चों गोबर का छत्ता, हाँ गोबर का छत्ता मृतोपजीवी, और अमर बेल का पौधा परजीवी। अमर बेल का पौधा क्या होता है, परजीवी होता है, याद होना चाहिए आपको। सर पूरा क्लास लड़की की आवाज में लीजिए, अरे नहीं भैया मरवाएंगे क्या आप मुझे। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है, हम टीचर छोड़ के एक्टर बन जाएंगे फिर, नहीं मजा नहीं आएगा ये, ठीक है। टीचर ही है तो टीचर ही रहने दो, अगर एक्टर बन जाएंगे तो कौन पढ़ाएगा आप सबको। आ जाओ बच्चे जी ध्यान दीजिएगा, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है, तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी आता है, बायोलॉजी में भी आता है, कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। 27 नंबर सवाल मेरे ख्याल से गलती हो गया है, इसको ध्यान से देते हैं। जीवन की विशेषता वृद्धि होनी चाहिए है ना, ऑप्शन नंबर बी वृद्धि होगी बच्चों। नेक्स्ट, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं, जो 4 प्रकार के दांत होते हैं, मैंने बताया है आपको। अगला क्वेश्चन है बच्चों की, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। क्लोरोफिल वर्णक हरा रंग का होता है। नेक्स्ट है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक में पोषण की मृतोपजीवी है, मृतजीवी है। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है बच्चों, देखो पीत जमा तो पित्ताशय में होता है, पर कहाँ से स्रावित होता है, कहाँ से निकलता है, तो पीत निकलता है लीवर से, यकृत से निकलता है। अगला है, गोबर का छत्ता क्या है। गोबर का छत्ता मरे हुए जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है, तो मृत जीवी है। दूध से दही का बनना निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है मेरे बच्चे। दूध से दही का बनना एक किण्वन अभिक्रिया है। दांत की कठोरता, कठोरतम भाग क्या है,
हमारे दांत का ही नहीं, पूरे शरीर का सबसे कठोर भाग है दांतों का इनामेल बच्चों, है ना। दांतों का इनामेल। निम्नलिखित में से किसमें रंध्र छिद्र घिरे होते हैं? निम्नलिखित में से किससे रंध्र छिद्र घिरे होते हैं? बच्चों गार्ड कोशिकाओं से। किससे? गार्ड कोशिकाओं से हमारे रंध्र छिद्र घिरे होते हैं। निम्नलिखित में से किस रंग की प्रकाश किरण संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी होता है? निम्नलिखित में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए ज्यादा प्रभावशाली होता है? हरा रंग का, माफ कीजिएगा लाल रंग का, सॉरी। स्टॉच की उपस्थिति में जांच के लिए विलियन का उपयोग होता है। स्टॉच की उपस्थिति में जांच के लिए किस विलियन का उपयोग होता है? तो आयोडीन के विलियन का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्नलिखित में से किन कारणों पर निर्भर करती है? प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर, दोनों या दोनों पर बच्चों। प्रकाश का गुण कैसा है, प्रकाश की मात्रा कितनी है। अगला क्वेश्चन लिखा है 46, परिशेषिका किसका हिस्सा है? परिशेषिका बच्चों ये भी हमारे आहार नाल का ही हिस्सा है, परिशेषिका। नेक्स्ट, रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं बताइए? आपके पास सारा, क्या लिखे हैं? आपके पास बहुत सारे हिडन टैलेंट हैं। अरे भैया मेरे, नहीं 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 मरवाएंगे क्या? मेरे पास कोई हिडन टैलेंट नहीं है बच्चों। मैं तो बस एक सीधा साधा व्यक्ति हूँ जो आप लोगों को पढ़ाता हूँ। ठीक है। 41 क्या है सर? 41, 41 दांतों का इनामेल सबसे कठोरतम भाग बच्चों, सही बताया मैंने कि दांतों का इनामेल ही सबसे कठोरतम भाग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रंध्र मुख्यतः पत्तियों में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, है ना। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में, है ना। इसका आंसर बताना बच्चों, है ना। इसका आंसर प्लीज बताइएगा। परजीवी पौधा का एक उदाहरण है परजीवी अमर बेल का आपने देखा होगा, जो आम के पौधे में लत्ती की तरह होता है। वो वहां से अपना भोजन खत्म हो गया बच्चों, रहने दीजिए। ठीक है, बहुत थका थका महसूस कर रहे हैं। ये तो बहुत पढ़ाने का मन था बच्चों, बहुत थका थका महसूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। हो गया बच्चों? सर 43 नंबर देख लीजिए एक बार। निम्नलिखित में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है? लाल, ठीक है बच्चों, सही है ना। आ जाओ, आज की क्लास के लिए इतना रहने देते हैं, फिर हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। और हाँ, सुबह आप लोगों ने मना कर दिया था क्लास को लेकर के, मैथ वाली क्लास, है ना। ये तो सही लग रहा है मुझे बच्चों, 43 सही लग रहा है, लाल रंग का प्रकाश। ठीक है, तो बताइए कैसा लगा क्लास आप लोगों को, है ना। मेरे बच्चे, आप लोगों को क्लास कैसा लगा प्लीज बताओ। आपको क्लास कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में एक बार लिखिए सब लोग कैसा लगा। हमें उम्मीद है क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। लेकिन प्यारे बच्चों, मेरी थकान भी आपको दिखाई दे रही होगी कि गुरुदेव कितना ज्यादा थके हुए हैं, है ना। मैं कभी नहीं चाहता हूं बच्चों कि मेरी ऐसी छवि आप लोगों के पास पहुंचे जिसमें मैं थका महसूस करूं, क्योंकि मैं हमेशा एनर्जेटिक रहने पर विश्वास करता हूं। ठीक है, लेकिन एक दो दिनों से मेरी थकी हुई छवि आप लोगों तक पहुंच रही है, जिसमें मैं प्रतीत हो रहा हूं कि बहुत थका हुआ हूं। ठीक है, तो बच्चों कोशिश, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, बहुत बार ऐसा फील हो रहा है कि गुरुजी बहुत थके हुए हैं, आज ज्यादा थका महसूस कर रहा था मैं। ठीक है, मॉर्निंग में सुबह देखो, अभी ही बता दीजिए कि क्लास लेनी है या नहीं, मॉर्निंग में 6 AM में। अभी बता दीजिए आप लोग, लेनी है या नहीं क्लास, यस और नो। एक पोल करवाएं। तो लॉरेंस बिश्नोई को आप जानते हैं क्या? क्या आज आप पूछ रहे हैं आप लोग मुझसे?
तो अगर आपका तबीयत ऐसा रहा तो क्रैश कोर्स का क्या होगा? अरे नहीं, ऐसा कैसे रहेगा? नहीं कर लेंगे भैया तबीयत जल्दी ही। अभी देखिए कल डॉक्टर साहब चेंज करते हैं हम। ऐसा कैसे रहेगा? आपकी चिंता जायज है बच्चों, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा ही रहेगा। चलो मैं पुल करवाता हूँ यहीं पर। कल सुबह 6 बजे मैथ की क्लास होनी चाहिए। कल सुबह 6 बजे। लीजिए पोल करवा रहे हैं। क्लास, सिर्फ लिखे क्लास, यस और नो बताना। क्लास यस और नो। लीजिए पोल चला गया। बताइए सुबह 6 बजे क्लास होना चाहिए या नहीं? 3100 बच्चे लाइव हैं, जिसमें से पोल आ चुका है 2000 के आसपास। 80% बच्चों का कहना यस। ठीक है बच्चों, क्लास होगी तब। अब मैं सुबह पोल नहीं कराऊंगा, सुबह सिर्फ मैसेज डालूंगा कि क्लास हो रही है, जुड़ जाइए। है ना? चलिए भाई, कोर्स वगैरह आप लोग ज्वाइन कर लिए होंगे, है ना? क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लिया आप लोग? जो लोग पेड बैच, मतलब जो लोग पहले से ही बैच परचेस किए हैं, उन्हें कोई मतलब फिर से परचेस मत करना, ठीक है ना? जो लोग ड्रीम 450 नहीं परचेस किए हैं, इस कोर्स को जाकर परचेस कर लीजिए। ड्रीम 450 क्रैश कोर्स, बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025। इसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, है ना? आप लोग ज्वाइन कर लेंगे ना? चलिए भाई, आइए 5 मिनट बातचीत करते हैं। जिनको बातचीत करना है रुकिए, जिनको नहीं बातचीत करना है भैया जाइए, छुट्टी हो गई है क्लास में। बताइए क्या हाल समाचार है? सब कुछ बढ़िया घर पर? बच्चों कुछ पूछना है मुझसे तो पूछ लीजिए, मैंने 5 मिनट का टाइम दिया है। 8:30 बजे क्लास बंद करूंगा, पूछिए कुछ। सर, ये पीडीएफ ऐप पे डाल दीजिएगा। हाँ वो तो ऐप पे डालेंगे, दूसरा कुछ पूछिए और। ऑलरेडी है। और 5:30 में कर दीजिए, 5:30 ज़्यादा सुबह हो जाता है तबीयत। प्रैक्टिकल कॉपी, अच्छा कब जमा करना है प्रैक्टिकल कॉपी? बच्चों ये प्रैक्टिकल कॉपी कब जमा करना है? डेट बताओ, कब जमा करना है स्कूल में? प्रैक्टिकल कॉपी कब जमा करनी है आपको, कृपया बताएं हमें। आप जल्दी शादी कर लीजिए गुरुदेव। अरे भाई क्या है, आप लोगों को मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है क्या? जाते जाते गाना गा दीजिए सर। नहीं बच्चों, ये पढ़ाई के प्रति आप लोग लगे रहिए। सर 2 क्लास हो चुका है। एसएसटी क्लास होगी सर, हाँ कल होगी बच्चों। मेरे स्कूल में मेरा और मेरा फ्रेंड का नाम काट गया है। अरे, नाम कट गया? कैसे कट गया? बात कीजिए जा करके। हाँ, बाय बच्चों। झूठ मूठ का टाइम नहीं खराब करते हैं, जाके पढ़ो बच्चों। हाँ, मैं भी चल रहा हूँ, आप भी चलिए। सर आप इतना अच्छा क्यों पढ़ाते हैं? अरे भाई क्यों बेइज्जती कर रहे हैं सर, इतना अच्छा क्यों पढ़ाते हैं? आजकल कहाँ अच्छा पढ़ा रहे हैं, तबीयत से ग्रस्त हैं हम। अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं बच्चों आजकल, जब पढ़ाएंगे जिस दिन तो बोलेंगे। सर आजकल अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं बच्चों, जब पढ़ाएंगे तो बोल देंगे आप लोगों को अच्छा पढ़ा रहे हैं आजकल हम। आजकल तो बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं बच्चों। सर पढ़ने में मन नहीं लगता है। तबीयत तबीयत ठीक है ना? तबीयत ठीक है तब तो मन लगना चाहिए, तबीयत खराब है तो दिक्कत है।
और नीचे लिखने से नंबर कटता है। हाँ बच्चों, पूरा लाइन पे लिखो, नीचे क्यों लिखना है? देखो लाइन इस तरह से होता है, लाइन इस तरह से होता है। तो प्रयास करो ना, यहाँ से लिखो, यहाँ से लिखो। ऐसे लिखो ना, समझ गए ना? लाइन ऊपर लिखो, पूरा लकीर देके ऊपर, आधा मत लिखो। अपनी मम्मी जी को लाइव लाइएगा सर बातचीत करने के लिए। सर मैं आपका ड्राइंग बनाया हूँ, अभिषेक भेज देना, ड्राइंग बनाया है तो मुझे भेज देना। सर आप दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट टीचर हैं। हाँ आपके लिए मैं बेस्ट हूँगा बिल्कुल। कोई भी किसी के लिए बेस्ट या वर्स्ट नहीं हो सकता, अच्छा खराब सबके लिए नहीं हो सकता। आपके लिए अच्छे हैं बिल्कुल। बाय बच्चों, लव यू, अब जाने दीजिए ठीक है ना? फिर अभी 9:30 बजे क्लास है, मैथ वाली क्लास है। बाय। मैं जल्दी स्वस्थ हो जाऊंगा बच्चों, विश्वास है पूरी अच्छी तरीके से।